अध्याय 273 प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ना। पुस्तक 3 प्राचीन युद्ध क्षेत्र। 4 दिन बाद आरोही रैंकिंग के शीर्ष 30 पदों पर रैंक किए गए प्रतिभाशाली लोग अचानक शाही राजधानी से गायब हो गए थे। वे स्वाभाविक रूप से प्राचीन युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गए थे। यह केवल आरोही रैंकिंग पर रैंक किए गए वे ही नहीं थे, ग्रैंड किन साम्राज्य के कई अन्य कुलीन और गुप्त सैनिक और 6 महान शक्तियों के प्रतिभाशाली शिष्य भी प्राचीन युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गए थे। यदि आरोही रैंकिंग अल्पावधि में विभिन्न शक्तियों के उत्थान और पतन से संबंधित थी, तो प्राचीन युद्ध के मैदान में कर्म भाग्य के लिए लड़ाई दीर्घावधि में विभिन्न शक्तियों के उत्थान और पतन से संबंधित थी। तो ग्रैंड किन साम्राज्य और 6 महान शक्तियां नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि दक्षिणी क्षेत्र ने अपने सभी कुलीनों को भेज दिया था, और यह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा था। खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्र के संप्रदायों को। इस बार उन्होंने आंतरिक दरबार के शिष्यों को नहीं भेजा, बल्कि उनके संप्रदायों के कुलीन शिष्यों को भेजा जिन्होंने राजा के दायरे को प्राप्त कर लिया था। इंपीरियल कैपिटल के बाहर एक पहाड़ पर एक बहुत बड़ा टेलीपोर्टेशन गठन था। इस समय टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म के नीचे के क्षेत्र में युवाओं की आकृतियां घनी थीं। इन युवाओं में स्वतंत्र साधक, विभिन्न कुलों के शिष्य और संप्रदायों के शिष्य शामिल थे। इस समय उनके चेहरे उत्साह और प्रसन्नता से भरे हुए थे, क्योंकि ग्रैंड किन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों ने उन्हें इस बार न केवल अनगिनत साधना संसाधन दिए थे, बल्कि उन्हें यह गारंटी भी दी गई थी कि अगर वे छिपे हुए ड्रैगन पैगोडा के दूसरे स्तर पर चढ़ने में सक्षम थे, तो वे अपने संप्रदायों के कुलीन शिष्य बन जाएंगे। कुलीन शिष्य, यह कुछ ऐसा था जिससे वे खुद को रोक नहीं पाए और इसके लिए आकर्षित हुए। खास तौर पर वे स्वतंत्र साधक। भले ही यहाँ खड़े गहन साधकों के लिए 6 महाशक्तियों में शामिल होना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 6 महाशक्तियों का कुलीन शिष्य बनना यथार्थवादी नहीं था। दूसरी ओर कुलीन शिष्यों और आंतरिक दरबार के शिष्यों द्वारा प्राप्त उपचार में अंतर को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ मौजूद अनगिनत साधक, खास तौर पर वे स्वतंत्र साधक, असाधारण रूप से उत्साहित और प्रसन्न थे। जहां तक प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खतरों की बात है, जिसके बारे में ग्रैंड किन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों ने उन्हें बताया था, उन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। ज्यादातर बार, और खास तौर पर जब यह बहुत ज्यादा प्रलोभन से पहले होता था, तो ज्यादातर लोग उन खतरों को भूल जाते थे जिनका उन्हें सामना करना पड़ता था। जहां तक संप्रदायों के अनुयायियों की बात है, जब उन्हें पता चला कि प्राचीन युद्ध के मैदान में उनका सामना दूसरे प्रदेशों के राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों से होगा, तो वे सभी बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। इसके विपरीत वे उत्साहित और प्रसन्न थे। अधिकांश प्रतिभाशाली लोगों में एक सामान्य विशेषता थी, और वह थी गर्व। उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा कि वे दूसरों से कमतर हैं। टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर लीसी ने मंच के नीचे भीड़ को देखते हुए अपना सिर हिलाया। इनमें से कितने युवा प्राचीन युद्ध के मैदान से जीवित वापस लौट पाएंगे? सभी। मुझे आशा है कि आप सभी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में छिपे हुए ड्रैगन पैगोडा में शानदार परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। मैंने आप सभी को वहां के खतरों के बारे में पहले ही बता दिया है, इसलिए यदि आप अपने निर्णय पर पछताना चाहते हैं और खुद को वापस लेना चाहते हैं, तो आप अभी ऐसा कर सकते हैं। एक बार जब आप वहां चले गए, तो आपको अपने निर्णय पर पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा, लीसी ने कहा। यह सुनकर नीचे बैठे सभी लोगों ने सिर हिलाया। क्या मजाक है? हिडन ड्रैगन पैगोडा में एक दिन साधना करना 1 साल की साधना के बराबर था, और उन्हें ग्रैंड किन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों से पुरस्कार का वादा भी मिला था। तो कोई मूर्ख ही इतना बढ़िया अवसर छोड़ सकता है। लीसी ने जब देखा कि कोई भी पीछे हटने का इरादा नहीं रखता है, तो उसने सिर हिलाया, और फिर उसने कहा, चूंकि आप सभी को कोई आपत्ति नहीं है, तो कृपया टेलीपोर्टेशन संरचना में प्रवेश करें। हालांकि नीचे की भीड़ में से कोई भी नहीं हिला था। अनगिनत गूढ़ व्यक्तियों ने अपनी निगाहें सबसे आगे की पंक्ति में खड़े लोगों की ओर घुमाई। ये लोग ग्रैंड किन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों के कुलीन शिष्यों के थे। उनमें से ज्यादातर अपरिचित चेहरे थे, लेकिन युआन टोंग, लेंग शिनरान, वेनरेन यू और मुरोंग याओ जैसे कुछ परिचित चेहरे भी थे। ठीक उसी समय जब सभी चुप थे, ओरिजिन स्कूल के कुलीन शिष्य ने आगे बढ़कर अपनी नजरों से सभी को चौंका दिया और फिर कहा, अतीत में आरोही रैंकिंग में पहला स्थान हमेशा मेरे ओरिजिन स्कूल का रहा है। इस साल इसे तलवार संप्रदाय के एक बाहरी दरबार के शिष्य ने जब्त कर लिया। मैं युआन शियू यांगे नामक इस युवक से मिलना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि यांगे कौन है। तुम भीड़ से बाहर क्यों नहीं आते ताकि मैं तुमसे मिल सकूं? युआन शियू की बात सुनते ही युआन टोंग की अभिव्यक्ति तुरंत थोड़ी भद्दी हो गई। हालांकि वह भड़क नहीं गया। मार्शल गॉड बनने की अपनी योग्यता खोने के बाद, इसका मतलब था कि वह मार्शल गॉड माउंटेन पर विरासत प्राप्त करने में असमर्थ था। उस विरासत के बिना उसके पास मूल विद्यालय के इन वरिष्ठ कुलीन शिष्यों के सामने गर्व करने का कोई अधिकार या योग्यता नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब उसने यांगे को नहीं देखा, तो युआन शियू ने ठंडी हंसी में कहा, क्या आरोही रैंकिंग में प्रथम और अर्ध तलवार सम्राट में मुझसे मिलने की हिम्मत भी नहीं है? हालांकि यांगे अभी भी खुद को नहीं दिखाया।
युआन शियू का चेहरा उतर गया और फिर उसने तलवार संप्रदाय के समूह का नेतृत्व करने वाले कुलीन शिष्य की ओर देखा और कहा, जियान वूजी, तो आपके तलवार संप्रदाय के शिष्य इस तरह से कार्य करते हैं? उनमें मुझसे मिलने की हिम्मत भी नहीं है। जियान वूजी नामक युवक ने हंसते हुए कहा, युआन शियू, तुम गलत हो। भले ही यांग ये ने आरोही रैंकिंग के दौरान मेरे तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन वह मेरे तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं है। उसके और फ्लावर पैलेस और आपके मूल विद्यालय के बीच की दुश्मनी मेरे तलवार संप्रदाय से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। बेझिझक उसे खोजने जाओ, मेरा तलवार संप्रदाय हस्तक्षेप नहीं करेगा। युआन शियू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर ऐसा ही है तो यह सबसे अच्छा है, अन्यथा इस तथ्य पर विचार न करने के लिए मुझे दोष न दे कि हम एक ही क्षेत्र से हैं। जियान वूजी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। ठीक इसी समय नीले रंग की पोशाक में एक ठंडी और खूबसूरत महिला जो फ्लावर पैलेस से समूह का नेतृत्व कर रही थी, अचानक आगे बढ़ी और उसने युआन शियू को देखने से पहले जियान वूजी को देखा और कहा, युआन शियू, यांग ये मेरे फ्लावर पैलेस के एक गद्दार का बेटा है, इसलिए उसकी जान मेरे फ्लावर पैलेस को लेनी चाहिए। तुम क्या सोचते हो? ओह, युआन शियू ठंडी हंसी हंसा और फिर उसने कहा, यानवू, यांग ये ने प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लिया है और चौथे स्तर की तलवार की मंशा को समझ लिया है। इसके अलावा उसके पास एक रहस्यमय राजा रैंगडा का बीस्ट भी है। यदि आप उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं तो अंत में उसके द्वारा मारे न जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके फूल महल को वास्तव में असाधारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उसके मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक उभरी जब उसने कहा, उसके द्वारा मारा गया। तो क्या हुआ अगर उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है? तो क्या हुआ अगर उसने तलवार की मंशा को समझ लिया है? वह केवल एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र का प्रखर व्यक्ति है। क्या वह मेरे साथ युद्ध करने के लिए एक क्षेत्र को पार कर सकता है? क्या उसके पास ऐसा करने की योग्यता भी है? मैं आपके मूल विद्यालय की शिष्या नहीं हूं। बोलते समय उसने युआन टोंग की ओर देखा। युआन टोंग के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दरअसल पराजित व्यक्ति को ज्यादातर समय बोलने का कोई अधिकार नहीं होता। युआन शियू ने युआन टोंग की ओर देखा और फिर उसने जवाबी हमला किया। भले ही मेरे मूल विद्यालय के युआन टोंग को हराया गया था, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करने के बाद हार गया था। दूसरी ओर आपके फ्लावर पैलेस ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया। अगर यह अपमानजनक होने के मामले में है, तो शायद यह आपका फ्लावर पैलेस है जो सबसे बड़ा है ना? ठीक उसी समय जब यानवू भड़कने ही वाला था, स्नो पैलेस की एक महिला जिसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी, अचानक आगे बढ़ी और फिर उसने युआन शियू और यानवू दोनों को उदासीनता से देखा और फिर कहा, तुम दोनों ऐसा लग रहे हो जैसे यांगे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम दोनों कभी भी कुचल सकते हो। अगर वह राजा के दायरे में पहुंच जाता है, तो उसके पास मौजूद प्रबुद्ध तलवार दिल ही उसे अजेय अवस्था में रहने के लिए पर्याप्त होगा। तुम दोनों उसे कैसे मारोगे? यह वाकई कितनी हास्यास्पद बात है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने स्नो पैलेस के सभी शिष्यों को टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर ले जाने से पहले कुछ और नहीं कहा और फिर वे वहां से गायब हो गए। युआन शियू और यान वू के चेहरे पर कुछ भद्दे भाव थे। वे जवाब देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि स्नो पैलेस की महिला सही थी। किंवदंती के मार्शल गॉड के अलावा साधना के उसी क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त करने वाले को दबा सके। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र में वह व्यक्ति जिसके मार्शल गॉड बनने की सबसे अधिक संभावना थी, यांगे के हाथों पराजित हो चुका था। इसलिए यदि यांगे राजा क्षेत्र में प्रवेश करता, तो क्या राजा क्षेत्र में कोई भी उसका मुकाबला कर सकता था? राजा के दायरे में प्रवेश करने से पहले यांगे को समाप्त किया जाना चाहिए। इस समय युआन शियू और यान वू के पास अत्यधिक मौन समझ का क्षण था, क्योंकि वे एक साथ एक ही बात के बारे में सोचते थे। अचानक उसे कुछ सूझा और युआन शियू ने उस जगह की ओर देखा जहां भूत संप्रदाय के शिष्य खड़े थे और कहा, भूत संप्रदाय के लिए जिया नहीं कि अपने भाई की मौत के कारण यांगी से दुश्मनी है। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया है? भूत संप्रदाय के शिष्यों ने युआन शियू के प्रश्न को अनदेखा करने की हिम्मत नहीं की और भूत संप्रदाय के एक शिष्य ने कहा, मेरे भूत संप्रदाय को खबर मिली है कि यांग ये कल अकेले ही प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर चला गया है, इसलिए वरिष्ठ भाई जियानहे उसका पीछा करने निकल गया है। यांग ये प्राचीन युद्ध के मैदान की ओर जाने के लिए ग्रैंड मायरीड पर्वत को पार करने का इरादा रखती है। यानवू ने चेहरे पर शिकन के साथ पूछा। भूत संप्रदाय के उस शिष्य ने सिर हिलाया और कहा, मेरे भूत संप्रदाय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वह बिल्कुल यही करना चाहता है। वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? युआन शियू ने धीमी आवाज में कहा। थोड़ी देर बाद उसे कुछ याद आया और वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, क्या यह हो सकता है कि वह हमसे डरता है? इसलिए उसने ग्रैंड मायरीड पर्वत को पार करने और अकेले ही प्राचीन युद्ध क्षेत्र की यात्रा करने में संकोच नहीं किया। शायद, यानवू ने सहमति में कहा, ग्रैंड किन साम्राज्य के अलावा उसने 6 महान शक्तियों में से 5 को नाराज किया है। इसलिए वह निश्चित रूप से जानता है कि अगर वह यहाँ आया तो वह आज से आगे नहीं रह पाएगा। इसलिए उसने अकेले ही प्राचीन युद्ध क्षेत्र की यात्रा करने का फैसला किया।
यह यांग ये बहुत होशियार है, युआन शियू ने ठंडी आवाज में कहा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह अभी भी कुछ और दिन नहीं जी पाएगा। ली शियानहे के पास जो ताकत और पागलपन भरा स्वभाव है, उसके लिए ग्रैंड मायरीड पर्वत उसकी कब्र बन जाएंगे। आखिरकार ली शियानहे पहले से ही राजा क्षेत्र के 7वें रैंक पर है, और वह एक ऐसा अस्तित्व भी है जिसने भूत संप्रदाय के असुर शुद्धिकरण से अपना रास्ता बनाया है। यांग ये के लिए साधना के क्षेत्र को पार करना और उसे चुनौती देना निश्चित रूप से असंभव है। वह वास्तव में इस तरह मरने में सक्षम होने से बच रहा है। यान वू ने ठंडे स्वर में कहा। चिंता मत करो, ली जियानहे कितना क्रूर और खूनी है, वह यांग ये को इतनी जल्दी मरने नहीं देगा। युआन शियू ने कहा। यह सच है, यान वू ने सहमति जताई। जब वेनरेन यू और मुरोंग याओ ने यान वू और युआन शियू के बीच बातचीत सुनी, तो उनकी आंखों में एक साथ चिंता की झलक दिखाई दी। युद्ध करने के लिए साधना के क्षेत्रों को पार करने में सक्षम होना प्रतिभाशाली लोगों के लिए बेहद सामान्य बात थी, क्योंकि वे भी इसे पूरा कर सकते थे। हालांकि यह एक ऐसे गहन व्यक्ति की ओर था जो राक्षसी प्रतिभा भी नहीं था, बिल्कुल उनके जैसे। संभवतः नश्वर क्षेत्र में ऐसा कोई महापुरुष मिलना असंभव था जो उन्हें हरा सके। जब राक्षसी प्रतिभाओं के बीच लड़ाई की बात आती थी, तो साधना क्षेत्र में अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। यांग ये ने एक बार युआन टोंग को हराने के लिए दाओ आर्टिफैक्ट की ताकत पर भरोसा किया था, जो हाफ स्टेप किंग दायरे में था। लेकिन अब ली जियानहे हाफ स्टेप किंग दायरे में नहीं था, बल्कि एक सच्चा किंग दायरे का विशेषज्ञ था। इसके अलावा ली जियानहे ने किंग दायरे की 7वीं रैंक हासिल कर ली थी। तो क्या यांग ये ली जियानहे से बच सकता था? जिस समय दक्षिणी क्षेत्र के सभी प्रतिभाशाली और कुलीन शिष्य प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ चुके थे, यांगी पहले से ही ग्रैंड मायरीड पर्वतों में था, और वह ग्रे पर सवार था जो एक मैदान से तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को प्राचीन युद्ध के मैदान में इसलिए नहीं ले गया था क्योंकि उसने देखा था कि छोटा सा साथी जागने वाला था। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उसने ग्रैंड मायरीड पर्वत को पार करके प्राचीन युद्ध के मैदान में जाने का फैसला किया था। दूसरी ओर उसने लाइटनिंग ईगल की सवारी करने का फैसला इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह जमीन से यात्रा करते समय अपनी तलवार की तकनीक का अभ्यास कर सकता था। अध्याय 274 हत्या। 3 दिन बाद यांग यी की आंखें थोड़ी बंद थीं, और ग्रे की पीठ पर सवार होते समय उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। इस तरह 6 घंटे बीत गए। एक निश्चित समय पर यांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, और जिस क्षण यह हुआ, 30 मीटर आगे एक विशाल चट्टान अचानक और रहस्यमय तरीके से टुकड़ों में फट गई, जिससे मलबा आसपास की ओर उड़ने लगा। जैसे ही उसने सोचा कि चट्टान कैसे टुकड़ों में फट गई थी, यांग ये के मुंह के कोने थोड़े मुड़े और हल्की मुस्कान दिखाई दी। शुरू से ही वह भूल गया था कि एल्डम्यू ने उसे क्या बताया था। तलवार नियंत्रण तकनीक गति पर जोर देती है। फिर भी उसने अनजाने में इसका उपयोग करना शुरू कर दिया था, जो शानदार और सुरुचिपूर्ण था। उदाहरण के लिए, अखाड़े में युआन टोंग के साथ युद्ध के दौरान भले ही तलवारों के ढेर को नियंत्रित करने का उनका दृश्य बेहद शानदार था और उनकी भव्य आभा असाधारण रूप से भयानक थी, लेकिन उनके पास मौजूद विनाशकारी शक्ति बहुत कमजोर थी। इसके अलावा इसने बहुत अधिक गहन ऊर्जा को समाप्त कर दिया। छिपी तलवार और तलवार नियंत्रण तकनीक का संयोजन अभी भी बेहद भयानक था। अगर वह तलवार नियंत्रण तकनीक को इस हद तक विकसित करने में सक्षम था कि यह एल्डम्यू की 300 मीटर की यात्रा करने की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, तो उसके लिए युआन टोंग को तुरंत नष्ट करने में सक्षम होना बेहद संभव होगा, अगर वह युआन टोंग को आश्चर्यचकित करने में सक्षम था। तलवार नियंत्रण तकनीक के अलावा उसने युआन ये से प्राप्त क्लोन इल्यूजन तकनीक और ड्रैगनब्रेकर तकनीक का भी बहुत अभ्यास किया था। दोनों ही तकनीकें उसके लिए इस समय बहुत उपयोगी थीं। खास तौर पर ड्रैगनब्रेकर, क्योंकि इसकी ताकत वाकई बहुत भयानक थी। आखिरकार उसने लिन ज़्यूरान की अनंत फ्लैश तलवार को ड्रैगनब्रेकर तकनीक से हरा दिया था, जो पहले स्तर पर थी। ड्रैगनब्रेकर तकनीक के 3 स्तर थे। अतीत में उसके पास जो भौतिक शरीर था, उसके साथ यांग ये दूसरे स्तर की साधना करने में असमर्थ था। हालांकि अब जब उसका भौतिक शरीर नेदर घोस्ट फ्लेम्स द्वारा संयमित हो गया था, तो उसने ड्रैगनब्रेकर तकनीक के दूसरे स्तर की साधना करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। यांग ये ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र की अपनी यात्रा के दौरान बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह वह जगह थी जहां प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट के सभी राक्षसी प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा होते थे, और वह कभी नहीं सोच सकता था कि वह पहले से ही प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 विशेषज्ञ था। आत्मविश्वासी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई अहंकारी है तो वह मौत को दावत दे रहा है। यांग ये अहंकारी व्यक्ति नहीं था। ठीक इसी समय यांग ये ने कुछ नोटिस किया और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ठीक उसी समय जब वह कुछ करने वाला था, एक खंजर जो एक भयानक ठंडी चमक के साथ चमक रहा था, उसकी गर्दन पर लगा। उसी समय एक काली आकृति जो एक छाया की तरह लग रही थी, वास्तव में ग्रे की पीठ पर और यांग ये के ठीक सामने अचानक प्रकट हुई थी। झनकार। खंजर ने यांग ये की गर्दन पर वार किया, लेकिन उसका सिर उसके शरीर से अलग नहीं हुआ।
इसके विपरीत खंजर थोड़ा हिल गया और काली आकृति स्तब्ध रह गई। जाहिर है आकृति ने कल्पना नहीं की थी कि यह परिणाम होगा। जब आकृति एक और हमला करने वाली थी, यांग ये ने सीधे काली आकृति के चेहरे पर अपनी मुट्ठी तान दी थी। काली आकृति ने यांग ये की मुट्ठी को मारने की हिम्मत नहीं की और काली आकृति ने हमले को रोकने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया। टकराना। यांग ये की मुट्ठी के जबरदस्त बल से काली आकृति तुरंत उड़ गई। यांग ये रुक गया और 10 मीटर दूर खड़ी काली आकृति को देखने लगा। इससे पहले काली आकृति के हमले को झेलने के बाद उसे भी डर की लहर महसूस हुई थी, क्योंकि इस व्यक्ति की हरकत की तकनीक वाकई बहुत भयानक थी। अगर एल्डम्यू की मदद से उसका भौतिक शरीर फिर से मजबूत नहीं हुआ होता तो पहले का हमला उसके सिर पर वार कर देता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा भौतिक शरीर पहले से ही इतना भयानक होगा, काली आकृति सबसे पहले बोली और उसकी आवाज साफ और मधुर थी। यह एक महिला की आवाज थी। यह तुम हो? यांग ये ने धीमी आवाज में कहा जब उसने काली आकृति को बोलते सुना। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि रहस्यमयी महिला हत्यारी थी जिसने कुछ समय पहले ग्रैंड मायरीड पर्वतों के माध्यम से उसका पीछा किया था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ देर चुप रही और फिर अचानक बोली, तुम बहुत खतरनाक स्थिति में हो। यांग ये दंग रह गया और फिर उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? ग्रैंड किन साम्राज्य, मूल स्कूल, फूल महल, भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय ने गुप्त रूप से लीग ऑफ डूम से संपर्क किया है और उनका एकमात्र उद्देश्य है आपको मारना। महिला हत्यारे ने धीमी आवाज में कहा। ग्रैंड किन साम्राज्य, तलवार संप्रदाय। यांग ये ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वे मुझे मारना चाहते हैं। मुझे तुम पर क्यों विश्वास करना चाहिए? इसके अलावा ऐसा लगता है कि तुम अभी मुझे मारने का इरादा रखते थे, है ना? अगर यह फ्लावर पैलेस, ओरिजिन स्कूल और घोस्ट सेक्ट होता तो यांग ये इस पर यकीन करता। वह थोड़ा बहुत यकीन भी करता कि तलवार संप्रदाय उसे मारना चाहता था, क्योंकि तलवार संप्रदाय के दाओवादी जुई और यूहिंग वास्तव में अच्छे लोग नहीं थे। हालांकि वह वास्तव में यह नहीं मानता था कि ग्रैंड किन साम्राज्य उसे मारना चाहता था। आखिरकार संस्थापक सम्राट ने उसे बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, तो संस्थापक सम्राट उसके ठीक बाद उसे मारने की कोशिश क्यों करेगा, जब तक कि संस्थापक पूर्वज पागल न हो जाए? हत्यारे ने कहा, आपको यह समझना चाहिए कि आत्मा क्षेत्र और उससे ऊपर के विशेषज्ञों को प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से मना किया जाता है। भले ही आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ वहां मौजूद हों, लेकिन कुछ कारणों से वे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाते। दूसरे शब्दों में, प्राचीन युद्ध क्षेत्र राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों का है। फिर भी आप यांग ये अर्ध तलवार सम्राट हैं और प्रबुद्ध तलवार हृदय के स्वामी हैं। एक बार जब आप राजा क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं तो 6 महान शक्तियों के साथ आपके संबंधों के आधार पर यह निस्संदेह उनके शिष्यों के लिए एक आपदा होगी। इसलिए उन्हें आपको खत्म करना पड़ा और अब सबसे अच्छा समय है। बेशक वे इस कारण के बिना भी आपको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देंगे। आपको कहावत समझनी चाहिए, जो मेरे अधीन नहीं है उन्हें खत्म कर दिया जाना चाहिए। यांग ये चुप हो गया क्योंकि महिला वास्तव में समझदार थी। मूल विद्यालय, फूल महल, भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के साथ उसके संबंधों के कारण वे असाधारण शक्तियां निश्चित रूप से यांग ये को बढ़ने नहीं देंगी। भले ही संस्थापक पूर्वज ने उसे ग्रैंड किन साम्राज्य के संरक्षण में शामिल किया था, जबकि वे खुले तौर पर कुछ नहीं कर सकते थे, क्या वे अभी भी गुप्त रूप से उसकी जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे? एक पल के गहन विचार के बाद यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मुझे यह क्यों बताया? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, है ना? महिला कुछ देर चुप रही और फिर बोली, कुछ लोग आपकी मौत की उम्मीद करते हैं, जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि आप जीवित रहें। मैं उस पक्ष से हूं जो नहीं चाहता कि आप मरें। जब उसने यहां तक बात की तो वह कुछ देर के लिए रुकी और फिर आगे बोली, मुझे तुम्हें एक आखिरी चेतावनी देने की अनुमति दें। यह मत सोचो कि तुम दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने युआनटोन को हराया और असेंशन रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया। पूरे प्रोफाउंडर महाद्वीप का उल्लेख नहीं करना, केवल दक्षिणी क्षेत्र में ही कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो वास्तव में कम प्रोफाइल रखते हैं। यह ताकत की कमी नहीं थी जिसने उन्हें असेंशन रैंकिंग में भाग नहीं लेने दिया, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका उद्देश्य हिडन ड्रैगन पैगोडा था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत हूँ। मेरी राय में दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत या प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत दोनों ही बिल्कुल निरर्थक हैं, क्योंकि हम सभी एक साथ दायरे और मोनाक दायरे के विशेषज्ञों जैसे सच्चे विशेषज्ञों के सामने कमजोर हैं। हत्यारे ने कहा, यह सबसे अच्छा है। यांग ये ने अचानक पूछा, कौन नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं? हत्यारे ने कहा, मैं तुम्हें यह बताने में असमर्थ हूं। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, चूंकि आप उस पक्ष से हैं जो मुझे मरना नहीं चाहता, तो आपने अभी मुझ पर अचानक हमला क्यों किया? उसने उदासीनता से कहा, यदि आप मेरी हत्या के प्रयास का भी सामना करने में सक्षम नहीं हैं,
तो आपको प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपको बस छिपने और जीवित रहने के लिए एक जगह की तलाश करनी चाहिए। क्या आपका मतलब यह है कि लीग ऑफ डूम ने ऐसे हत्यारे भेजे हैं जो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं? यांग ये ने बोलते हुए भौहें सिकोड़ी। उसने सिर हिलाया और कहा, उन्होंने राजा क्षेत्र में रक्त हत्यारों को भेजा है। इसके अलावा उन्होंने एक से ज्यादा को भेजा है। 3 रक्त हत्यारों ने पहले स्वर्ग क्षेत्र में एक ही डेप्रोफ्टर को निशाना बनाया। यह कुछ ऐसा है जो रक्त हत्यारों के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यांग ये ने जब यह सुना तो वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। लीग ऑफ डूम वास्तव में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो यांग ये जिसके पास डाकबीस्ट सेना थी, वह ग्रैंड मायरीड पर्वतों में रहते हुए उन खूनी हत्यारों से बिल्कुल नहीं डरता। हालांकि समस्या यह थी कि वे उससे सीधे नहीं लड़ेंगे। जब तक वह छोटा सा साथी उसके साथ नहीं था, तब तक वह इन हत्यारों से निपटने की अपनी क्षमता पर वास्तव में आश्वस्त नहीं था। ठीक उसी तरह जैसे इस महिला हत्यारे ने पिछले हमले में किया था। अगर उसकी ताकत थोड़ी और मजबूत होती तो भले ही वह मौत से बच जाता, लेकिन शायद वह घायल हो जाता। शुभकामनाएं, उसने उदासीनता से कहा और जाने का इरादा किया। रुको, यांग ये ने उसे रोका। उसने पलटकर उसकी ओर देखा और फिर पूछा, क्या आप प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे हैं? यांग ये ने पूछा। उसने सिर हिलाया और कहा, लीग ऑफ डूम स्वाभाविक रूप से इस तरह के भव्य आयोजन में भाग लेगी। इसके अलावा लीग ऑफ डूम हिडन ड्रैगन पैगोडा में कर्म भाग्य के लिए लड़ने का अवसर कैसे छोड़ सकता है? यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, कोई बात नहीं, मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद। हालांकि इस महिला ने कई मौकों पर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसकी हरकतें निस्संदेह उसकी जान बचाने के बराबर थीं। आखिरकार, अगर उसने कोई सावधानी नहीं बरती होती जब इतने सारे किंग रियल्म हत्यारे उसकी हत्या करने आए थे और इस तथ्य के साथ कि वह छोटा सा साथी अपनी साधना से नहीं जागा था, तो यांग ये शायद गंभीर खतरे में होगा। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि यह उसकी जान बचाने के बराबर था। महिला दंग रह गई। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये उसे धन्यवाद देगा। आखिरकार, उसने कई मौकों पर उसे लगभग मार ही डाला था। एक पल के गहन विचार के बाद उसने कहा, आपको मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। यह कोई और था जो आपको इस बारे में सूचित करना चाहता था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वे पहले ही ग्रैंड मायरीड पर्वत पर पहुंच चुके हैं। शुभकामनाएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह यहां और अधिक देर तक नहीं रुकी, और उसका शरीर कांप उठा, तथा वह रहस्यमय तरीके से वहीं गायब हो गई। महिला के चले जाने के बाद यांग ये ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराया। वह उन हत्यारों से बच सकता था क्योंकि उसे बस लाइटनिंग ईगल को बुलाना था। आखिरकार, जब वह हवा में था तो उनके लिए उसकी हत्या करने की कोशिश करना असंभव था। हालांकि उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि केवल जीवन और मृत्यु की लड़ाई ही उसकी ताकत और लड़ाकू प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से बेहतर बना सकती थी। यांग ये अपनी कमियों से वाकिफ था और यह कि उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति बहुत कमजोर थी, ठीक वैसे ही जैसे हमले के दौरान उसे अभी अभी तकलीफ हुई थी। अगर अभी अभी उस महिला के हमले का निशाना युआन टोंग होता, तो युआन टोंग निश्चित रूप से हमले से बचने के लिए अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति पर भरोसा कर सकता था। हालांकि वह ऐसा करने में असमर्थ था और बलपूर्वक उसका विरोध करने के लिए केवल अपने दुर्जेय भौतिक शरीर पर भरोसा कर सकता था। भले ही वह अभी भी प्राचीन युद्ध के मैदान में नहीं पहुंचा था, लेकिन एल्दम्यू और संस्थापक सम्राट से मिली जानकारी के आधार पर वहां एकत्र हुए युवा निश्चित रूप से अत्यंत राक्षसी प्रतिभाशाली होंगे। इसलिए वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता था। इसके अलावा उसे अभी भी नौवें नर्क के ठंडे तूफान की तलाश करनी थी। इसलिए अपनी ताकत बढ़ाने की दिशा में उसके पास समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। यांग ये ने ग्रे को छोटे से भंवर में डालने से पहले हल्की सांस छोड़ी। उसके बाद वह तेजी से ग्रैंड मायरीड पर्वत की गहराई की ओर भागा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ग्रे उन हत्यारों का निशाना बने। अध्याय 275 आश्चर्यजनक हमला। एक मौत के सन्नाटे भरे जंगल में एक छाया जो पूरी तरह से काली थी, अचानक एक बड़े पेड़ के भीतर से बाहर निकली। काली आकृति ने धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ाए और फिर नीचे बैठ गई और अपना हाथ बढ़ाकर हल्के से जमीन पर पड़े पत्तों को छुआ। थोड़ी देर बाद काली आकृति ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यांग ये की आभा यहाँ क्यों गायब हो गई है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह जमीन के माध्यम से यात्रा कर सकता है? काली आकृति ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, और फिर उसकी आकृति कांप उठी, फिर वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और 10 मीटर दूर दिखाई दी। हालांकि जब वह 10 मीटर दूर दिखाई दी तो उसकी गर्दन पर हल्का खून जैसा लाल निशान दिखाई दिया। घनी पत्तियों से ढके एक पेड़ पर यांग ये ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया जब उसने देखा कि छिपी तलवार और तलवार नियंत्रण तकनीक का संयोजन विफल हो गया था, और फिर वह एक पल के लिए भी यहां नहीं रुका और दूर की ओर चला गया। इतनी नजदीकी से काली आकृति अभी भी उसके आश्चर्यजनक हमले से बचने में सक्षम थी, और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उस किंग रियल्म हत्यारे की ताकत कितनी भयानक थी।
किसी भी मामले में वह भी ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जाने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा हत्यारे के पास 2 और साथी थे, इसलिए उसने पीछे हटने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह डाकबीस्ट की सेना को बुलाकर हत्यारे को घेरना चाहता था। हालांकि जब उसने हत्यारे की अजीब हरकतों के बारे में सोचा तो उसने यह विचार छोड़ दिया। डाकबीस्ट की सेना उस छोटे से साथी के बिना बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि अगर हत्यारा भागने पर आमादा था तो डाकबीस्ट की सेना और यांग यी खुद भी असहाय होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। जब उसने यांग ये को अपनी दृष्टि के क्षेत्र से गायब होते देखा तो काली आकृति ने यांग ये का पीछा नहीं किया। वह बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी गर्दन पर खून के लाल निशान को रगड़ा और उसकी आंखों में एक गंभीर भाव चमक उठा। ठीक इसी समय 2 काली आकृतियां जो काले कपड़ों में लिपटी हुई थीं, उसके बाएं और दाएं दोनों ओर दिखाई दी। जब उन्होंने उसकी गर्दन पर खून के लाल निशान को देखा तो दाएं तरफ की काली आकृति ठंडी हंसी और बोली, लेंग यिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में एक प्रोपथा द्वारा घायल हो जाओगे। कितनी शर्म की बात है। दूसरे काले व्यक्ति ने दाईं ओर की काली आकृति पर नजर डाली जिसने लेंग यिन का मजाक उड़ाया था और कहा, लेंग फेंग, यह हमारे बीच लड़ने का समय नहीं है। भले ही उच्च अधिकारियों ने हम तीनों को प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के एक प्रख्यात व्यक्ति की हत्या करने के लिए भेजा हो और हम सभी इस निर्णय से नाखुश हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि अगर हम सफल होते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर हम असफल होते हैं तो हम शायद लीग में अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएंगे। विफल। लेंग फैंग के मुंह के कोनों पर तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी और उसने कहा, पहले स्वर्ग क्षेत्र के एक प्रख्यात व्यक्ति की हत्या विफल हो जाएगी। लेंग फैंग, तुम यांग ये को बहुत ऊंचा समझते हो। तो क्या हुआ अगर वह आरोही रैंकिंग में प्रथम है और उसके पास तलवार की मंशा और प्रबुद्ध तलवार दिल दोनों हैं? मेरे सामने यह सब बेकार है। तुम दोनों को उसका पीछा करते रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमक उठी और मौके पर ही गायब हो गई। लेंग जून ने जब लेंग फैंग को जाते देखा तो उसने अपना सिर हिलाया और फिर उसने लेंग यिन को देखा और कहा, आखिर हुआ क्या था? तुम उससे कैसे घायल हो गई? लेंग यिन ने हंसते हुए कहा, लेंग जून, कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सालों से खूनी हत्यारों में तुम्हारी सफलता की दर सबसे अधिक रही है। मैं इसे पहले ठीक से नहीं समझ पाया था क्योंकि तुम, लेंग फैंग और मेरे पास जो ताकत है वह लगभग बराबर है। हालांकि तुम व्यावहारिक रूप से कभी भी एक भी काम में असफल नहीं हुए हो, जबकि लेंग फैंग और मैं ऐसी उपलब्धि हासिल करने में असमर्थ थे। अब मैं आखिरकार थोड़ा समझ गया हूं। यह तुम्हारे रवैये की वजह से है। तुम फर्स्ट हेवन रियल में एक गहरे व्यक्ति का सामना करते हुए भी इतने सतर्क रहने में सक्षम हो, और यह बिल्कुल यही रवैया है जिससे लेंग फैंग और मैं दोनों ही कमतर हैं। लेंग जून ने उदासीनता से कहा, वह कोई साधारण प्रथम स्वर्ग क्षेत्र का प्रगाढ़ व्यक्ति नहीं है। उसके पास चौथे स्तर की तलवार की मंशा, प्रबुद्ध तलवार हृदय और एक राजा रैंक डाकबीस्ट के बराबर एक भौतिक शरीर है। इसके अलावा वह एक दाव आर्टिफैक्ट का उपयोग करने में भी सक्षम है। मैं ऐसी ताकत को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। उसे वास्तव में कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लेंग यिन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने कहा, इससे पहले मैं लगभग मर ही गया था क्योंकि मैंने उसे कम करके आंका था। जैसा कि आरोही रैंकिंग में प्रथम स्थान पर होने की उम्मीद थी। जैसा कि दक्षिणी क्षेत्र के भावी तलवार सम्राट से उम्मीद थी। लेंग जुन ने अचानक पूछा, उसने तुम्हें कैसे घायल किया? लेंग यिन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया लेकिन एक भी शब्द नहीं बोला, इससे पहले कि उसकी आकृति चमक उठी और वह वहीं गायब हो गया। जब लेंग जून ने लेंग यिन को जाते देखा तो उसकी आंखों में एक उदास भाव उभर आया और फिर वह भी उसी स्थान पर गायब होने से पहले ठंडी आवाज में गुर्राया। यांग ये की आकृति पेड़ों के असीम सागर में लगातार टिमटिमा रही थी। वह स्वाभाविक रूप से सिर्फ भाग नहीं रहा था। इन हत्यारों का सामना करते समय उसे उनके खिलाफ कदम उठाने के लिए एक उपयुक्त अवसर खोजना था। अन्यथा इन हत्यारों के पास मौजूद चौंकाने वाली हरकत तकनीक और विभिन्न हत्या तकनीकों के साथ उन्हें मारना तो दूर की बात है, यहां तक कि जीवित रहना भी उसके लिए एक समस्या होगी। अचानक यांग ये ने हिलना बंद कर दिया। उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर हल्के से सिर हिलाया। वह जिस जगह पर खड़ा था वह ऐसी जगह थी जिसका इस्तेमाल अचानक हमला करने के लिए किया जा सकता था, क्योंकि वह घनी घास से घिरा हुआ था और घास की ऊंचाई 3 मीटर से ज्यादा थी। इसलिए एक व्यक्ति की बात तो दूर, 10 लोगों को भी घास के बीच छिपे हुए देखना असंभव था। मौके पर एक पल के लिए गहराई से सोचने के बाद यांग ये ने अपनी हथेली को पलटा और तलवार की छाती उसकी हथेली पर दिखाई दी। अपने दिल में एक आदेश के साथ 36 तलवारें प्रकाश की किरणों में बदल गईं जो तलवार की छाती के भीतर से निकलीं और खड़ी घास के बीच में प्रवेश कर गईं। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद यांग ये ने अपनी उंगली हिलाई और फिर एक तलवार उसके सामने तैर गई। इसके अलावा उच्च श्रेणी की तकनीक तावीज जो बाओ एर ने उसे दूसरे दिन दी थी, इस तलवार के साथ दिखाई दी थी। अपने दिल में एक आदेश के साथ तलवार ने तकनीक तावीज को अपने साथ ले लिया और उसके ऊपर घने पत्तों में उड़ गई।
जब उसने यह सब कर लिया तो यांग ये ने खड़ी घास में चमक दिखाई और फिर उसने अपनी आभा को नियंत्रित किया और पूरी तरह से चुप हो गया। जब वह किंग रियल्म हत्यारे का सामना कर रहा था जो कि लीग ऑफ डूम के कुलीन हत्यारों में से एक था, तो उसने लापरवाह होने या अपने विरोधियों को जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इसलिए कहा जा सकता है कि उसने इन हत्यारों में से एक को मारने के लिए अपने सभी तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल किया। बेशक अगर उनमें से 2 या 3 एक साथ दिखाई देते तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ जाता और भाग जाता। उसके पास उच्च श्रेणी के स्ट्राइडर टेलिस्मन थे, चाहे उनकी चाल तकनीक कितनी भी चौंकाने वाली क्यों न हो, फिर भी उनके लिए उसे पकड़ पाना काफी कठिन था। 2 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया, इसलिए यांग यी ने अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित करके और अपनी आंखें थोड़ी सी बंद करके मूर्ति की मुद्रा बनाए रखी। कुछ ही समय में 4 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए। हालांकि यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं आया था। इस तरह एक पूरा दिन बीत गया। यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं और घास के बीच से आसपास के वातावरण की ओर देखा। उसने देखा कि आसपास का वातावरण मौत की तरह शांत और पूरी तरह से शांत था। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हिला क्योंकि उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह जितना शांत था, स्थिति उतनी ही अनियमित थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक और दिन बीत गया। यांग ये थोड़ा अधीर था क्योंकि वह जंगली घास के बीच में था। हालांकि वह अभी भी नहीं हिला। इस समय वह बहुत हैरान था क्योंकि उसने पूरे रास्ते में अपनी आभा को छिपाया नहीं था। इसके अलावा इतना ही नहीं, उसने जानबूझकर कुछ निशान भी छोड़े थे। तार्किक रूप से उन्हें अब तक पकड़ लिया जाना चाहिए था, लेकिन अब 2 दिनों से किसी का कोई निशान क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन हत्यारों ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया है, या वे पहले से ही यहाँ हैं और वे मेरे खुद को दिखाने का इंतजार कर रहे हैं जैसे मैं खुद को दिखाने का इंतजार कर रहा हूँ? जब उसने यहाँ तक सोचा तो यांग ये के मुंह के कोनों ने एक अजीब सी मुस्कान बनाने के लिए थोड़ा सा कल किया। अपने दिल में एक आदेश के साथ एक तलवार जो यांग ये से लगभग 15 मीटर दूर एक चट्टान के सामने छिपी हुई थी, अचानक हल्के से चली और घास के कुछ पत्तों को काट दिया। ठीक इसी समय एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक विशाल वृक्ष के भीतर से अचानक एक काली छाया उभरी और वह काली आकृति अत्यंत तीव्र गति से तलवार के स्थान की ओर बढ़ी। छाया में यांग यी ने जब यह दृश्य देखा तो वह बहुत खुश हुआ और फिर उसकी आंखों में एक निर्दयी भाव की झलक दिखाई दी। अपने दिल में एक आदेश के साथ 36 तलवारें हवा में उछलीं और तुरंत काली आकृति को घेर लिया और फिर वे 36 प्रकाश किरणों में बदल गईं जो काली आकृति की ओर विस्फोटक रूप से चलीं। यांग ये ने इस बार पीछे हटने से परहेज नहीं किया और उसकी चौथी स्तर की तलवार की मंशा ने स्वर्ग और पृथ्वी को कवर किया और काली आकृति की ओर बढ़ गई। उसी समय उसने तेजी से अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और उसने एक तोप के गोले की तरह विस्फोटक तरीके से आगे बढ़ने के लिए काउंटरफोर्स पर भरोसा किया। लिंग फैंग की अभिव्यक्ति हिंसक रूप से बदल गई जब उसने यह दृश्य देखा। इस समय वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह एक जाल में फंस गया था। बेशक यह कारण नहीं था कि उसकी अभिव्यक्ति बदल गई थी, बल्कि यह 36 तलवारों की गति और ताकत के कारण था। तलवारों की गति इतनी तेज थी कि वह उन्हें बिल्कुल भी चकमा नहीं दे पा रहा था। इसके अलावा यहाँ तक उसके पास तलवारों में निहित भयानक शक्ति से डरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो यांग ये की 4th लेवल तलवार इरादे से बड़ी थी। जब वह पहली बार यहाँ आया था तो हत्यारे के रूप में कई वर्षों तक सेवा करने के दौरान उसने जो अनुभव अर्जित किया था उससे उसे पता चल गया था कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यह बहुत शांत था। जब उसे लेंग यिन की गर्दन पर खून के लाल निशान याद आए तो उसने अंत में सतर्क रहने का फैसला किया और वह यांग ये की तलाश में इधर उधर नहीं गया। हालांकि इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वह भी थोड़ा अधीर हो गया था और ठीक जब वह आगे बढ़ने वाला था तो उसने अचानक किनारे पर घास से हलचल देखी। जब उसने यह दृश्य देखा तो उसके मन में सबसे पहला विचार यह आया कि यांग ये दृढ़ नहीं रह सकता। आखिरकार यांग ये हत्यारा नहीं था तो यांग ये के पास इतना धैर्य कैसे हो सकता था। इसलिए उसने कदम उठाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और फिर उस पर त्रासदी आ पड़ी। उसे सोचने का भी समय नहीं मिला इससे पहले कि वह अपनी कलाई मोड़ ले और उसके हाथ में खंजर एक ठंडी चमक छोड़ता हुआ यांग ये की ओर चला गया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। दूसरी ओर उसने अपने दोनों पैरों से जमीन को रौंदा और हवा में उठ गया। ऐसा नहीं था कि वह उन 36 तलवारों की ताकत से सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई कारण नहीं था। असफल होने पर तुरंत भाग जाना। एक चतुर हत्यारा लक्ष्य से सीधे नहीं लड़ेगा। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई जब उसने काली आकृति को ऊपर की ओर जाते देखा। अपने दिल में एक आदेश के साथ ऊपर छिपी हुई तलवार तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गई जो सीधे नीचे की ओर चली गई। इसके अलावा उच्च श्रेणी की तकनीक तावीज तलवार के साथ नीचे उतर रही थी। हवा में ही टेलिस्मान तकनीक का विस्तार हुआ और फिर यह तुरंत ही हवा के एक अर्धचंद्राकार ब्लेड में परिवर्तित हो गया।
घास के पत्ते दिखाई देने के बाद आसपास के 10 मीटर से अधिक क्षेत्र में स्थित बड़े पेड़ तुरंत असंख्य टुकड़ों में बदल गए, जबकि नीचे की घास के पत्ते भी तुरंत टुकड़ों में बदल गए। लिंग फैंग की आंखें भय से भर गईं जब उसने हवा के ब्लेड को अचानक नीचे आते देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये के पास वास्तव में एक उच्च श्रेणी की तकनीक तावीज है या यांग ये इसका इस तरह से उपयोग करेगा। इसने उसे अब चाहकर भी बच निकलने में असमर्थ बना दिया था। हवा की धार उसके ऊपर थी जबकि तलवारों की संरचना जो भयानक शक्ति रखती थी ने उसे घेर रखा था। लिंग फैंग भयभीत था। सौभाग्य से वह अपने दिमाग को खोने की हद तक भयभीत नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली जबकि उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की एक झलक दिखाई दी। उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा बाहर निकल आई और उसने अपने हाथ में खंजर को हवा की धार पर जोर से मारा। टकराना। हवा की धार लिंग फैंग से टकराई और फिर लिंग फैंग तुरंत हवा से नीचे गिर गया। यांग ये ने जब यह दृश्य देखा तो वह बहुत खुश हुआ। जब वह अंतिम वार करने ही वाला था, अचानक एक खंजर उसकी गर्दन पर आकर लगा और फिर यांग ये के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अध्याय 276 मार डालो। झनकार। खंजर यांग यी की गर्दन के पार चला गया। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे खंजर किसी कठोर धातु पर लगा हो और धातु के आपस में टकराने की गूंजती आवाज निकल रही थी। लिंग जून जिसने खंजर पकड़ रखा था, दंग रह गया। जाहिर है उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये का भौतिक शरीर वास्तव में इतनी भयानक सीमा तक मजबूत होगा। कुछ ही समय में वह अपने सदमे से उबर गया और उसने मौके पर ही रहस्यमय तरीके से गायब होने में संकोच नहीं किया। अगले ही क्षण वह 10 मीटर दूर दिखाई दिया। यांग यी के चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव थे जब उसने देखा कि काली आकृति उसकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गई। पहले अगर उसके भौतिक शरीर की ताकत नहीं होती तो वह शायद अब तक एक सिरहीन लाश बन गया होता। शायद इन किंग रियल्म हत्यारों की युद्ध क्षमता बहुत भयानक नहीं थी। हालांकि जब हत्या की तकनीकों की बात आई तो उनके पास उनकी क्षमता से डरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक उसी क्षण की तरह जिस क्षण उस हत्यारे ने अभी चुना था। वह क्षण बिल्कुल वही क्षण था जब यांग यी ने अपनी सुरक्षा कम कर दी थी और वह सबसे अधिक आराम से था। फिर भी यह बिल्कुल वही सूक्ष्म क्षण था जिसे उस हत्यारे ने सटीक रूप से समझ लिया था। यांग ये ने गहरी सांस ली और गंभीर होने लगा। अब हत्यारे जानते थे कि उसका शारीरिक शरीर बहुत शक्तिशाली है, इसलिए जब वे अगला हमला करेंगे तो वे निश्चित रूप से पूरी ताकत लगा देंगे। बेशक वह उनसे डरता नहीं था। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि जो कुछ पहले हुआ था वह फिर से हो और हमला झेले, लेकिन उसके पास दुश्मन को जाते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसी भावना सचमुच अत्यंत पीड़ादायक थी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और फिर वह धीरे धीरे लिंग फैंग की ओर चला गया, जिसे 36 तलवारों ने इस हद तक घायल कर दिया था कि वह शाही जैसा लग रहा था। जैसे ही यांग ये ने लिंग फैंग की लाश को देखा, उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और 36 तलवारें तुरंत तलवार की छाती में वापस उड़ गईं। उसके बाद यांग ये ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और लिंग फैंग की तर्जनी पर स्थानिक अंगूठी उसकी हथेली में उड़ गई। यांग ये ने स्थानिक वलय की सामग्री पर एक नजर डालने के बाद अपना सिर हिलाया और फिर उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। 1000 से ज्यादा ऊर्जा पत्थरों के अलावा स्थानिक वलय के भीतर और कुछ नहीं था। क्या ये सभी हत्यारे इतने गरीब हैं? यांग ये ने लिंग फैंग की लाश को तिरस्कार से देखा और फिर उसने वहां से जाने का इरादा किया। हालांकि ठीक इसी समय उसकी नजर अनजाने में लिंग फैंग की कमर पर लगे लाल लोहे के टोकन पर पड़ गई थी। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद यांग ये ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और लाल लोहे का टोकन उड़कर उसकी हथेली में आ गया। जब उसने अपनी नजर लोहे के टोकन पर केंद्रित की तो उसने देखा कि टोकन के सामने एक लाल रंग का अक्षर लिखा हुआ था जो खून का प्रतिनिधित्व करता था। एक पल के लिए सोचने के बाद यांग ये ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया था कि यह क्या था। यह संभवतः कयामत की लीग में पहचान का एक रूप था। यांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की और फिर उसने लोहे के टोकन को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख दिया क्योंकि उसे लगा कि भविष्य में उसका उपयोग हो सकता है। यह सब करने के बाद यांग ये यहाँ और नहीं रुका और वह ग्रैंड मायरीड पर्वत की गहराई की ओर चला गया। लगभग 15 मिनट बाद लिंग जून अचानक वहां आया जहां यांग ये अभी खड़ा था। उसने उस दिशा की ओर देखा जहां यांग ये गया था। इससे पहले कि वह लिंग फैंग की लाश पर नजर डालता, उसकी आंखों में एक बहुत ही गंभीर भाव था। इससे पहले वह यहाँ पहले ही आ चुका था जब लिंग फैंग यांग ये से भिड़ गया था, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वह सबसे अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अंत में उसे वह बेहतरीन अवसर मिल गया जिसकी उसे उम्मीद थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये का शारीरिक शरीर वास्तव में इतनी भयानक सीमा तक मजबूत था और यह लोहे से भी ज्यादा कठोर था। ठीक इसी समय लिंग यिन अचानक लिंग जून के पास आ गया। उसने लिंग फैंग की लाश पर नजर डाली और फिर भौहें सिकोड़ लीं और फिर उसने लिंग जून को देखा और कहा, तुमने उससे लड़ाई की? लिंग जून ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही थे। यांग ये वास्तव में असेंशन रैंकिंग में प्रथम स्थान पाने के हकदार हैं। उनकी ताकत किसी भी साधारण किंग रियल्म विशेषज्ञ से कम नहीं है।
इस तथ्य के अलावा कि वह लापरवाह था और उसने यांग ये को कम करके आंका था, यांग ये की अपनी ताकत ही लेंग फैन की मौत का मुख्य कारण थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उच्च अधिकारियों ने हम तीनों को यह काम पूरा करने के लिए भेजा। उसकी ताकत बहुत बड़ी है। लेंग यिन ने हंसते हुए कहा, यह बहुत बढ़िया है। कई सालों से मुझे ऐसा दिलचस्प लक्ष्य नहीं मिला है। क्या तुम्हें पता है, उस दिन जब मैं उससे घायल हुआ था तो मेरे अंदर एक बार फिर से उत्साह की भावना लौट आई। उच्च अधिकारियों ने वादा किया था कि अगर हम उसे मारने में सक्षम हो गए तो हम पहले से ही पृथ्वी हत्यारे बन जाएंगे। लेकिन अब, भले ही उच्च अधिकारी उसकी हत्या करने का प्रयास छोड़ दें, फिर भी मैं उसकी हत्या करने का प्रयास नहीं छोड़ूंगा। लेंग जून ने लेंग यिन पर उदासीनता से नजर डाली और फिर उसने कहा, मुझे आशा है कि आप इस हत्या से मिलने वाले उत्साह से पूरी तरह संतुष्ट हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लेंग जून का शरीर हिल गया और मौके पर ही गायब हो गया। लेंग यिन ने ठंडी आवाज में कहा, और फिर वह यहां और नहीं रुका। उसकी आकृति दूर की ओर चमक उठी। यांग ये ग्रे पर सवार होकर तेजी से मैदान से गुजर रहा था। पूरे रास्ते में वह हर समय उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखता था। हालांकि वह थोड़ा उदास था क्योंकि पिछले 2 दिनों से अन्य 2 हत्यारे फिर से नहीं दिखे थे। हालांकि यांग ये को यकीन था कि वे बहुत करीब थे और शायद वे घातक हमला करने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करते हुए कहीं से उस पर नजर रख रहे थे। ठीक इसी कारण से उसने पिछले 2 दिनों में उनके लिए कोई और जाल नहीं बिछाया था। अब पहली चीज जो उसे करनी थी वह उन्हें मारने की कोशिश नहीं करना था, बल्कि उनसे बचकर छाया में समा जाना था, क्योंकि केवल इसी तरह से उसे उन्हें मारने का मौका मिल सकता था। अन्यथा उनके पास जो अजीबोगरीब हरकत करने की तकनीक थी, उसके साथ यह बेकार हो जाता, भले ही वह अपने पास मौजूद सभी किंग ग्रैंड डाकबीस्ट को बुला ले। दूसरी ओर, अगर वह उनसे बचकर छाया में समा जाना चाहता था तो उसके पास ग्रे को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ग्रे को अपनी यात्रा का साधन बनाकर यांग ये ने ग्रे पर 2 दिन और सवार होकर हमला करने का इरादा किया। हालांकि ठीक इसी समय अचानक दूर से युद्ध की आवाज गूंजी और इसने यांग ये को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। यांग यी ने तुरंत घात लगाने की अपनी योजना को त्यागने का फैसला किया और फिर उसने ग्रे को वापस छोटे भंवर में डाल दिया, इससे पहले कि वह आगे बढ़े। चूंकि युद्ध की आवाजें थीं, तो उन 2 हत्यारों पर घात लगाना निश्चित रूप से असंभव होगा क्योंकि हत्यारे निश्चित रूप से सावधानी बरतेंगे यदि उन्होंने युद्ध की आवाज सुनी। हालांकि यांग ये अभी भी थोड़ा हैरान था क्योंकि यह जगह ग्रैंड मायरीड पर्वत की गहराई में नहीं थी, यह ग्रैंड मायरीड पर्वत के आंतरिक क्षेत्र की सीमा पर थी। वह यहां पहुंचने में सक्षम था क्योंकि ग्रे ने रास्ता दिखाया था और यह जगह डाकबीस्ट्स की थी। अगर इंसान यहां डाकबीस्ट्स पर हमला करते तो यह मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं होता। एक पहाड़ी पर 2 महिलाएं हाथों में तलवारें लिए एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर खड़ी थीं, जबकि 20 किंग ग्रैंड फ्लेमरॉर शेर और अन्य फ्लेमरॉर शेरों की लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं। जब यांग ये यहां पहुंचे और जमीन पर फैली लाशों को देखा तो वे तुरंत चकित रह गए। उन्हें इन फ्लेमरॉर शेरों की ताकत का साफ साफ एहसास था, फिर भी ये दोनों महिलाएं इतने सारे शेरों का सफाया करने में सक्षम थीं। आखिरकार ये दोनों महिलाएं राजा के दायरे में सिर्फ पहले स्थान पर थीं। यांग ये ने उनका आंकलन करना शुरू किया। वे दोनों 20 वर्ष की आयु के आसपास थे और दिखने में सुंदर थे। खास तौर पर बाईं ओर की महिला, उसके पास पतली और गोरी टांगें थीं, उसका फिगर न तो पतला था और न ही मोटा, और हालांकि उसकी शक्ल बेजोड़ नहीं थी, लेकिन उसमें एक अलग ही आकर्षण था। खास तौर पर जब वह उन डाकबीस्ट से घिरी होती थी तो उसके चेहरे पर लटकी हुई हल्की मुस्कान उसके आकर्षण को और बढ़ा देती थी। दूसरी ओर, दाईं ओर की महिला थोड़ी मोटी थी। उसका चेहरा गोल था, फिर भी उसकी सुंदरता पर कोई असर नहीं पड़ा था। खास तौर पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें, वे बेहद चमकदार और खूबसूरत थीं, जो अविस्मरणीय थीं। किसी भी मामले में, यांग ये की राय में, यह महिला पहली महिला थी जिसे उसने देखा था, जिसका ऐसा फिगर था, फिर भी वह सुंदर थी। हालांकि महिला की अभिव्यक्ति बाईं ओर की महिला के चेहरे पर लटकी हुई हल्की मुस्कान के बिल्कुल विपरीत थी। इस समय उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, जबकि उसकी चमकदार और सुंदर आंखों में समय समय पर चिंता की झलक दिखाई देती थी। वे हमें क्या करना चाहिए? जैसे जैसे हम उन्हें मारते जा रहे हैं, इस शेर के झुंड के और भी सदस्य आ रहे हैं। हम उन्हें नष्ट करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। एक बार जब हमारे शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, तो यह शापित जगह हमारी कब्र बन जाएगी। मैं मरना नहीं चाहती, नहीं मैं इन जानवरों का भोजन बनना चाहती हूँ। थोड़ी मोटी महिला ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। वेई नाम की महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो यानयान, बड़ी बहन के साथ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितने भी फ्लेमरॉर शेर हों। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने पैर के अंगूठे की नोक को जमीन पर टैप किया और फिर उसका शरीर आगे की ओर उछला। जब वह 3 मीटर आगे बढ़ी तो उसने अचानक एक बार फिर जमीन को हल्के से टैप किया और फिर उसका शरीर उसी जगह घूम गया। उसी समय उसके हाथ में तलवार बहुत ही स्वाभाविक तरीके से बाहर निकली।
एक पल में तलवार क्यूई की एक बर्फ जैसी सफेद धार ने अर्धचंद्राकार रूप ले लिया और वह उसके सामने खड़े 6 किंग ग्रैंड फ्लेमरॉर शेरों की ओर तेजी से उछली। चूंकि वे बहुत बड़े थे, इसलिए वे तलवार क्यूई की इस धार से बच नहीं पाए और तलवार क्यूई उनसे टकरा गई। उसके बाद फुफकारने की आवाजें गूंजने लगी क्योंकि यांग यी की चकित निगाहों के सामने 6 किंग ग्रैंड डाकबीस्ट तुरंत 12 टुकड़ों में तब्दील हो गए। उसने एक ही बार में 6 किंग ग्रैंड डाकबीस्ट को तुरंत खत्म कर दिया था। बेशक यांग ये और भी हैरान थी क्योंकि महिला ने वास्तव में तलवार के इरादे को समझ लिया था। इसके अलावा यह तीसरे स्तर की तलवार की मंशा भी थी। प्रिय, तुम कमाल हो। इस बीच यान्यान नामक महिला अचानक जोर से चिल्लाई और फिर वह वेई वेई नामक महिला के पास भागी और उसे जबरदस्ती गले लगा लिया। इसके अलावा उसने वेई वेई के गाल पर चुंबन भी लिया। इस दृश्य ने यांग ये को तुरंत चौंका दिया जो छाया में छिपा हुआ था। वेई वेई शर्मा गई। जब वह कुछ कहने ही वाली थी तभी आसपास के फ्लेमरोर शेरों ने अचानक दहाड़ना शुरू कर दिया और फिर वे दोनों महिलाओं पर बुरी तरह से टूट पड़े। जाहिर है उसकी हरकतों ने इन किंग ग्रैंड डाकबीस्ट्स को क्रोधित कर दिया था। इसके अलावा पूरी जमीन हल्के से कांपने लगी थी। उसके बाद अनगिनत फ्लेमरॉर शेर अचानक दूर से दिखाई दिए और फिर वे दोनों महिलाओं की ओर झुंड में आ गए। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि उनके पास बहुत ही भयानक ताकत थी, लेकिन फिर भी एक स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ के पास डाकबीस्ट के इतने बड़े झुंड का सामना करने पर अस्थायी रूप से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वेई वेई ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर उसने निर्णायक रूप से उस महिला को अपने बगल में पकड़ लिया जो पूरी तरह से डर गई थी, और फिर वह उछल पड़ी। जिस क्षण वह उछली, उसके कंधे पर शुद्ध सफेद पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी जो गहन ऊर्जा से बनी थी। ठीक इसी समय उसकी आंखों में फिर से झिझक की एक झलक दिखाई दी और फिर उसने हल्की सी आह भरी। उसके बाद उसका शरीर चमक उठा और कुछ ही सांसों में वह उस स्थान पर पहुंच गई जहां यांग ये छिपा हुआ था। यांग यी उस महिला को अचानक आते देख दंग रह गया। वह क्या करने का इरादा रखती है? ठीक जब वह उलझन में था तो वेई वेई नाम की महिला ने अचानक उसका कंधा पकड़ लिया और फिर वह आसमान में उड़ गई और दूर तक चमक गई। यांग ये ने नीचे जमीन पर डाकबीस्ट्स के घने विस्तार को देखा, फिर उसने अपनी बगल में बैठी महिला की ओर देखा और फिर उसने पलकें झपकाईं। यह महिला मुझे बचा रही है। वह मुझे क्यों बचा रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी दयालु व्यक्ति से मिला हूं जो केवल कहानियों में ही मौजूद है? अध्याय 277 दक्षिणी क्षेत्र सबसे नीचे है। बेशक एक और महत्वपूर्ण सवाल था। इस महिला ने उसे कब देखा और वह उसे क्यों देख पाए? क्या आप दक्षिणी क्षेत्र के जानकार हैं? जब यांग ये हैरान था तो उसकी बांह पकड़ी हुई महिला ने अचानक यह सवाल पूछा था। यांग ये अपने होश में आया और फिर उसने सिर हिलाया। जब वह कुछ कहने ही वाला था तो थोड़ी मोटी महिला ने अचानक झुंझलाहट के साथ कहा, एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र का प्रख्यात व्यक्ति वास्तव में ग्रैंड मायरीड पर्वत के अंदरूनी हिस्से में आने की हिम्मत करता है। अगर मेरा प्रिय दयालु नहीं होता तो तुम हमारे नीचे उन बड़े लोगों का भोजन बन जाते। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों शायद दक्षिणी क्षेत्र से नहीं हैं, है ना? तुम्हें यह कैसे पता चला? थोड़ी मोटी औरत आश्चर्य से बोली। जब उसने थोड़ी मोटी औरत की बात सुनी तो उसके बगल में बैठी वेई वेई नाम की महिला ने थोड़ी मोटी औरत की तरफ देखा और फिर असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। यह मूर्ख, यांग ये ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वह सिर्फ उनकी जांच कर रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र से नहीं थे। अगर वह गलत नहीं था तो वे शायद हिडन ड्रैगन पैगोडा में कर्म भाग्य के लिए लड़ने आए थे। लेकिन वे ग्रैंड मायरीड पर्वतों में क्यों दिखाई दिए होंगे? अरे, तुमने अभी भी मुझे जवाब नहीं दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि हम दक्षिणी क्षेत्र से नहीं हैं? थोड़ी मोटी महिला थोड़ी नाराज हुई जब उसने यांग ये को चुप देखा। यांग ये को होश आया और फिर वह मुस्कुराया और बोला, मैंने अनुमान लगा लिया। तुम? थोड़ी मोटी महिला को स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत उसे घूर कर देखा। ठीक है, चलो पहले सोचते हैं कि हमें कैसे बचना चाहिए। ठीक इसी समय वेई वेई जो यांग यी और थोड़ी मोटी महिला को पकड़े हुए थी, उसने नीचे जमीन पर घनी तरह से फैले फ्लेमरॉर शेरों पर नजर डाली और वह धीमी आवाज में बोली। जब उसने नीचे से उन तीनों का पीछा कर रहे फ्लेमरॉर शेरों के घने विस्तार को देखा तो थोड़ी मोटी महिला का गोल चेहरा तुरंत थोड़ा भयावह पीला पड़ गया था। वह मौत से नहीं डरती थी, लेकिन उसे उन डाकबीस्ट द्वारा जिंदा खाए जाने का डर था। अगर उसका सिर सबसे पहले खाया जाता तो ठीक था क्योंकि वह तुरंत मर जाती और उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। हालांकि अगर वे उसके हाथ या पैर जैसे किसी अन्य अंग को खा जाते तो बस इसके बारे में सोचने से उसका चेहरा और भी पीला पड़ जाता। जैसे ही उसने उनके नीचे डाकबीस्ट के घने विस्तार को देखा, यांग ये ने भी भौहें सिकोड़ लीं। अगर छोटा साथी यहाँ था तो उसे स्वाभाविक रूप से इन डाकबीस्ट से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन समस्या यह थी कि छोटा साथी अभी उसकी मदद करने में सक्षम नहीं था। ग्रे पर भरोसा करके इन फ्लेमरॉर शेरों को रोकना उसके लिए निस्संदेह असंभव था। डाकबीस्ट साम्राज्य मजबूत का सम्मान करता था।
चाहे वह रक्तरेखा या ताकत के मामले में हो, ग्रे फ्लेमरॉर शेरों से बहुत कमतर था। इसके अलावा फ्लेमरॉर शेरों ने एक पूरा झुंड बना लिया था। इसलिए अगर वह ग्रे को बुलाता भी तो वह मौत को दावत देता। वेई वेई, जल्दी से उड़ो। मैं जिंदा नहीं खाई जाना चाहती। थोड़ी मोटी औरत थोड़ी कांपती आवाज में बोली। वेई वेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, गहन ऊर्जा को पंखों में बदलने वाली यह तकनीक बहुत ज्यादा मात्रा में गहन ऊर्जा को खत्म कर देती है, और मेरे अंदर ज्यादा ऊर्जा नहीं बची है। मेरी गहन ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। उस समय हम शायद वाकई उनका भोजन बन जाएंगे। तो यह एक तकनीक है। यांग ये ने जब उसकी बात सुनी तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। शुरुआत में जब उसने पंखों की जोड़ी को देखा तो वह बेहद हैरान रह गया। आखिरकार यह कुछ ऐसा था जिसे केवल स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ ही कर सकते थे। अरे, क्या तुम्हारे पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जब यांग ये गहरे संकट में था, गोल चेहरे वाली महिला ने अचानक उसकी ओर देखा और कहा, चून कि तुमने यहाँ अकेले आने की हिम्मत की है, तो निश्चित रूप से तुम्हारे पास भरोसा करने के लिए कुछ तो होगा, है ना? अगर तुम्हारे पास वाकई कोई ऐसी तकनीक है जो हमें बचा सकती है, तो उसे छिपाना बंद करो। वेई वेई ने अपना सिर घुमाकर यांग ये को देखा। जाहिर है, उसे लगा कि गोल चेहरे वाली महिला की बात समझ में आ रही है। यांग ये चुप रहा। उसके पास वास्तव में इस मुश्किल से बाहर निकलने का एक रास्ता था, क्योंकि उसे बस लाइटनिंग ईगल को बुलाना था और वह उनके नीचे मौजूद फ्लेमरोर शेरों से बच सकता था। हालांकि वह वास्तव में उन हत्यारों के सामने लाइटनिंग ईगल को उजागर नहीं करना चाहता था जो छाया में छिपे हुए थे। अगर बाहरी लोगों को पता चला कि उसके पास, यांग ये के पास भी उड़ने वाला डाकबीस्ट है, तो वह शायद हमेशा के लिए चैन से नहीं सो पाएगा। बेशक यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि अगर उसने लाइटनिंग ईगल को बुलाया, तो उसे इन 2 महिलाओं के सामने ऐसा करना होगा। न केवल ऐसी कार्रवाई दुनिया को चौंका देने वाली होगी, बल्कि यह भी बहुत संभावना थी कि रहस्यमय छोटे भंवर का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए यांग ये ने उनकी प्रत्याशा भरी निगाहों के सामने अपना सिर हिलाया। ठीक जब वह कुछ कहने वाला था, तो थोड़ी मोटी महिला अचानक फूट फूट कर रोने लगी, और उसने रोते हुए वेई वेई को कसकर गले लगा लिया। वेई वेई, मैं मरना नहीं चाहती। मैं अभी भी स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की आंतरिक अदालत की शिष्या बनना चाहती हूँ। मैं अभी भी वरिष्ठ भाई युआन गुइक्सियू से शादी करना चाहती हूँ, और मैं उसके लिए कई बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ। यांग यी ने जब यह सुना तो उसके मुंह के कोने फड़क उठे। वह सचमुच अवाक रह गया। वेई वेई ने अपना सिर हिलाया जबकि उसके चेहरे पर एक असहाय भाव था। उसने कहा, यान, तुम कब थोड़ा और सामान्य व्यवहार करना शुरू कर सकती हो? अगर तुम इसी तरह व्यवहार करती रही, तो सीनियर भाई युआन की तो बात ही छोड़ो, संप्रदाय का चौकीदार भी तुमसे शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। वेई वेई, तुम। शर्मिंदगी से यान थोड़ा क्रोधित हो गई थी। वह भूल गई थी कि यांग ये दूसरी तरफ है, और उसने अपना चेहरा वेई वेई की छाती में दबा लिया और लगातार अपना सिर बाएं दाएं हिलाना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसने कहा, प्रिय, लगता है कि यह बड़ा हो गया है। यह नहीं चलेगा। मैं तुमसे छोटी नहीं हो सकती। एक बार जब मैं संप्रदाय में वापस आऊंगी, तो मैं 1000 साल पुराने आइस स्ट्रिंग पपीते की तलाश में जाऊंगी। यह पर्याप्त नहीं है। अगर मुझे मौका मिला, तो मैं सीनियर भाई युआन से भी मुझे एक अच्छी मालिश करने के लिए कहूंगी। यांग यी के मुंह के कोने लगातार हिल रहे थे। यह औरत वाकई डरावनी है। वेई वेई का चेहरा लाल हो गया, और उसने यान की ओर देखते हुए कहा, तुम घटिया लड़की हो। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ कोई और भी है? अरे, बंद करो। अगर तुम अपना सिर ऐसे ही हिलाती रही तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगी और डाकबीस्ट्स को खिला दूंगी। ऐसा खतरा उसके लिए वाकई बहुत बड़ा था। वह जल्दी से रुकी, और फिर उसने अपना गोल चेहरा झुकाकर यांग ये की तरफ देखा। अचानक उसे कुछ सूझा और उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, प्रिय, मैंने भागने का एक तरीका सोच लिया है। यांग ये को अचानक बुरा लगा जब उसने यह सुना, जबकि वेई वेई ने प्रसन्नता से पूछा, कौन सी विधि? यान ने वेई वेई की छाती से अपने पंजे वापस खींच लिए, और फिर उसने यांग ये की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रिय, अगर हम उन डाकबीस्ट्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे नीचे फेंक दें, तो क्या हमारे पास भागने का समय नहीं होगा? यांग ये का चेहरा यह सुनकर काला पड़ गया। क्या वह थोड़ा गुप्त नहीं रह सकती? मैं अभी भी यही हूँ। वेई वेई पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उसने अपना सिर घुमाकर यांग ये की ओर देखा। उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, आप स्पष्ट रूप से उस स्थिति से अवगत हैं जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं। चूंकि आप जैसे व्यक्ति ने जो प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में है, ग्रैंड मायरीड पर्वतों की गहराई में यात्रा करने का साहस किया है, तो मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से अपने जीवन की देखभाल करने की क्षमता रखते हैं। यदि आप हमें मदद करने के लिए तैयार हैं तो हम बहनें हमेशा आभारी रहेंगी। यांग ये चुप हो गया। ईमानदारी से कहूं तो उसके मन में इन दोनों महिलाओं के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी। सटीक रूप से कहें तो उसके मन में उनके बारे में थोड़ी अच्छी धारणा थी, क्योंकि उन्होंने उसे छिपकर उन्हें देखने के लिए नहीं कहा, और उन्होंने उसे बचाने की कोशिश भी की थी।
खासकर इसलिए क्योंकि वे दोनों राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे जबकि वह केवल प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में था। ऐसी परिस्थितियों में न केवल उन्होंने उसके प्रति अवमानना घृणा व्यक्त नहीं की, बल्कि उन्होंने उसे बचाने की कोशिश भी की। इस वजह से उसके मन में उनके बारे में थोड़ी अच्छी धारणा बनी। हालांकि वह लाइटनिंग ईगल को बिल्कुल भी नहीं बुला सकता था क्योंकि इसके परिणाम बहुत गंभीर थे। जब उन्होंने यांग ये को चुप देखा तो वे दोनों भी चुप हो गए। इस समय वे केवल यांग ये पर ही अपनी उम्मीदें टिकाए हुए थे। अगर यांग ये ने फिर भी अपना सिर हिलाया तो शायद वे यहीं खाए जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती और उनकी मदद करने से इनकार नहीं कर सकती। यांग ये मुस्कुराया। हालांकि जब वह लाइटनिंग ईगल को बुलाने वाला था तो यानयान ने अचानक जोर से चिल्लाया और फिर उत्साह से आगे की ओर इशारा किया। उसने कहा, प्रिय, यह सीनियर भाई यान हान और अन्य लोग हैं। वे हमें बचाने आए हैं। हाहा, हम आखिरकार खतरे से बचने में सक्षम हैं। जब उसने यह सुना तो यांग ये ने देखा और उसने देखा कि गहन ऊर्जा से बने पंखों वाले 7 लोग 300 मीटर दूर से तेजी से उनकी ओर उड़ रहे थे। इन लोगों को देखकर यांग ये ने एक बार फिर भौहें सिकोड़ी। क्या दूसरे प्रदेशों के इन प्रतिभाशाली लोगों को प्राचीन युद्ध के मैदान की ओर नहीं जाना चाहिए था? वे ग्रैंड मायरीड पर्वतों पर क्यों आए हैं? वेई ने अपना सिर उठाया और देखा। जब उसने उन्हें देखा तो उसने तुरंत अपने दिल में राहत की सांस ली, जबकि उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। कुछ ही सांसों के भीतर वे 7 दीपहोफ यांग यी के 3 लोगों के समूह के सामने पहुंच गए थे। 7 लोगों के समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति लगभग 20 वर्ष की आयु का एक युवा था। उसके पास तीखी और तिरछी भौहें, सितारों जैसी आंखें, एक सपाट और चौड़ी नाक और एक सीधा सादा शरीर था। जब वह वहां खड़ा था तो आसपास से हल्की हवा उसके स्याही जैसे काले बालों पर बह रही थी और इससे वह अवर्णनीय रूप से आकर्षक और बेलगाम लग रहा था। वेई को देखते ही युवक के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान आ गई और फिर उसने कहा, जूनियर बहन लियू, हमने आखिरकार आपको ढूंढ लिया है। अरे सीनियर भाई यान हान, मैं भी यहाँ हूँ। जब तुम्हें कोई महिला पसंद आए तो मुझे मत भूलना, ठीक है? सावधान रहो वरना मैं अपने डार्लिंग से कह दूंगी कि वह तुम पर ध्यान न दे। यानयान ने अचानक नाराजगी से कहा। यानहान ने अपनी नज़र लियू वेई से हटाई और यानयान को देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, मैं जूनियर सिस्टर के यानयान को कैसे भूल सकता हूँ। जब वह यहाँ तक बोला तो उसने यांग ये की ओर देखने के लिए मुड़कर पूछा, यह भाई कौन है? वह दक्षिणी क्षेत्र का एक प्रखर विद्वान है जिसे हमने ग्रैंड मायरीड पर्वतों में पाला है। क्या यानयान ने कहा, वरिष्ठ भाई यान हान, आपने कहा कि मैं पहले बहुत साहसी था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह मुझसे भी ज्यादा साहसी है। उसने राजा के राज्य को भी प्राप्त नहीं किया है, फिर भी उसने अकेले ही ग्रैंड मायरीड पर्वतों की गहराई में यात्रा करने का साहस किया। अगर उसका सामना वेई और मुझसे नहीं होता तो शायद वह बहुत पहले ही मर चुका होता। दक्षिणी क्षेत्र से एक प्रगाढ़ विद्वान, पहला स्वर्ग क्षेत्र। यान हान दंग रह गया जब उसने क्या यानयान की बात सुनी और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, आप दक्षिणी क्षेत्र से एक प्रगाढ़ विद्वान हैं। यांग ये ने सिर हिलाया। जब उन्होंने यांग ये को सिर हिलाते हुए देखा तो यान हान और उसके पीछे खड़े अन्य 6 लोगों की आंखों में तुरंत तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी। उसके पीछे खड़े लोगों में से एक ने तो साफ साफ कह दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र के एक डीपरोफा का सामना करेंगे। अफवाहों के अनुसार दक्षिणी क्षेत्र के डीपरोफा अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में ताकत के मामले में सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर हैं। यह कोई अफवाह नहीं है। यान हान ने यांग ये की ओर उदासीनता से देखा और उसने उस आदमी को बीच में ही टोक दिया, पिछले 1000 सालों से दक्षिणी क्षेत्र हमेशा सबसे नीचे रहा है। खास तौर पर पिछले कुछ दौरों के दौरान दक्षिणी क्षेत्र के तथाकथित राक्षसी प्रतिभाशाली लोग वास्तव में हिडन ड्रैगन पैगोडा के पहले स्तर पर चढ़ने में भी सक्षम नहीं थे। जब उसने यहां तक बात की तो यान हान अचानक हंसा और बोला, मैंने सुना है कि एक तथाकथित अर्ध तलवार सम्राट दक्षिणी क्षेत्र में प्रकट हुआ है। उसने न केवल चौथे स्तर की तलवार की मंशा को समझा है, बल्कि उसने प्रबुद्ध तलवार हृदय भी प्राप्त कर लिया है। हाहा, ऐसी जंगली जगह पर कोई ऐसा कैसे हो सकता है जिसने प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लिया हो? कितना बड़ा मजाक है। आखिरकार मेरा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय एक तृतीय श्रेणी का संप्रदाय है जिसमें तलवार दाव में अनगिनत प्रतिभाएं हैं। हालांकि ऐसा एक भी शिष्य नहीं हुआ है जिसने प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त किया हो। तो कोई दक्षिणी क्षेत्र में कैसे प्रकट हो सकता है? अध्याय 278 डाका बीस्ट्स की भीड़। ठीक है, प्रबुद्ध तलवार हृदय वाला कोई व्यक्ति दक्षिणी क्षेत्र जैसी जंगली जगह में कैसे प्रकट हो सकता है? हमारे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, मैंने अमर तलवार संप्रदाय के बारे में भी कभी नहीं सुना जो 5वीं श्रेणी का संप्रदाय है। दक्षिणी क्षेत्र के ये प्रखर लोग शेखी बघारते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं करते। यान हान के साथ खड़े एक व्यक्ति ने बीच में कहा और जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने जानबूझकर यांग ये की ओर देखा। यांग ये को यह कैसे नहीं पता था कि उनके शब्द उसके लिए थे। यांग ये दूसरों के अपमान को सहने और मुस्कुराने वाला व्यक्ति नहीं था।
इसलिए उसने तुरंत यान हान और दूसरे युवक की ओर देखा और कहा, आप दोनों ने कहा कि प्रबुद्ध तलवार हृदय वाले व्यक्ति का दक्षिणी क्षेत्र में प्रकट होना असंभव है, तो क्या यह हो सकता है कि 10,000 साल पहले दक्षिणी क्षेत्र के तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त करने वाले व्यक्ति नहीं थे? यान हान और दूसरे युवक के चेहरे पर यह बात सुनकर थोड़ा अजीब सा भाव आ गया। तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने एक बार सभी अन्य क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों को इस हद तक कुचल दिया था कि वे अपनी हीनता के बारे में आश्वस्त हो गए थे, इसलिए यानहान और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से इस बात से अवगत थे। हिडन ड्रैगन पैगोडा के बाहर एक सूची थी और इसे हिडन ड्रैगन सूची कहा जाता था। केवल उन प्रगाढ़ व्यक्तियों के नाम जो 5वें स्तर में प्रवेश कर चुके थे, जो कि पैगोडा का सबसे ऊंचा स्तर था, हिडन ड्रैगन सूची में दिखाई देंगे। अनगिनत वर्षों के बाद केवल 7 लोगों के नाम ही हिडन ड्रैगन सूची में थे और तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज अनफिटेड वन सूची में दूसरे स्थान पर थे। यांग द्वारा तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज का उल्लेख करना निस्संदेह उन दोनों के चेहरे पर तमाचा मारने जैसा था। यान हान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर उसने कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि यांग नामक व्यक्ति ने वास्तव में प्रबुद्ध तलवार हृदय को समझ लिया है? लियू वेईवेई की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि उसके संप्रदाय के अन्य सदस्य यांग को निशाना बना रहे थे, और फिर उसने कहा, वरिष्ठ भाई यान, आइए पहले हमारे नीचे उन डाकबीस्ट से निपटें। यह सिर्फ जानवरों का एक समूह है, यान हान ने ठंडे स्वर में कहा, और जब उसने लियू वेईवेई को देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जूनियर सिस्टर लियू। भले ही वे संख्या में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वे सिर्फ कुछ दिमागहीन जानवर हैं। बस देखो कि सीनियर भाई इन डाकबीस्ट्स के पेट को कैसे चीरते हैं और उनके इनर कोर को कैसे निकालते हैं। उनके इनर कोर वाकई खजाने हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यानहे ने अचानक यांग की ओर देखा, जबकि उसके मुंह के कोनों पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। उसने कहा, दोस्त, चूंकि तुमने प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में रहते हुए ग्रैंड मायरीड पर्वतों में कदम रखने की हिम्मत की, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे पास किसी प्रकार की चौंकाने वाली क्षमता है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि हम दक्षिणी क्षेत्र के किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति से नहीं मिले हैं। तो तुम हमें अपनी थोड़ी सी ताकत क्यों नहीं दिखाते ताकि हम देख सकें कि दक्षिणी क्षेत्र के राक्षसी प्रतिभाशाली लोग कितने दुर्जय हैं? ठीक है, हाँ, हमें थोड़ा दिखाओ। चलो देखते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र के प्रोफोमेटर्स कितने कमजोर, ओह हाँ, मेरा मतलब है कि कितने मजबूत हैं। हाहा, इसे भूल जाओ, वह अंत में केवल प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में है। इसलिए किंगरैंक डाकबीस्ट के समूह का उल्लेख नहीं करना, वह शायद एक से भी निपटने में सक्षम नहीं है। यह कैसे संभव हो सकता है? चूंकि उसने ग्रैंड मायरीड पर्वतों में प्रवेश करने की हिम्मत की जबकि वह केवल प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में था, तो निश्चित रूप से उसके पास किसी प्रकार का चौंकाने वाला तुरुप का पत्ता है। शायद वह दक्षिणी क्षेत्र का वह धिक्कार वाला साथी है जिसने आरोही रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया, यांग जिसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है। हाहा, जब उसने ये सब सुना तो यान हान ने आश्चर्य व्यक्त किया और यांग की ओर देखा और फिर पूछा, तुम वास्तव में यांग नहीं हो जिसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है ना? यांग ने उदासीनता से उनकी ओर देखा और फिर हंसते हुए कहा, मेरा नाम वास्तव में यांग है। यान हान दंग रह गया और फिर वह जोर से हंसने लगा। वह कुछ देर तक हंसता रहा, फिर बोला, तुम यांग हो? यांग जिसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है? हाहा, आओ आओ, आइए देखें कि प्रबुद्ध तलवार हृदय रखने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति कितना दुर्जय होता है। हाहा, बस ठीक इसी समय लियू वेईवेई जो अब तक चुप थी, अचानक गुस्से से चिल्ला उठी। उसने यांग की ओर देखा और फिर यान हान की ओर देखने लगी और फिर उसने कहा, वरिष्ठ भाई यान, भले ही उसकी साधना कम है, फिर भी आपको उसका इस तरह उपहास और मजाक नहीं करना चाहिए। आप पहले ऐसे नहीं थे। क्या यान भी देखना जारी नहीं रख पाए और उसने तुरंत कहा, वरिष्ठ भाई यान, भले ही इस बच्चे की ताकत थोड़ी कमजोर है, उसकी शक्ल थोड़ी बदसूरत है और वह दक्षिणी क्षेत्र से है, लेकिन उसने आखिरकार हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, तो आपको कमजोर लोगों को क्यों धमकाना है? अगर दूसरों ने सुना कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह ने पहले स्वर्ग क्षेत्र में एक प्रख्यात व्यक्ति को धमकाया है, तो क्या यह बेहद अपमानजनक नहीं होगा? यांग ने आंखें घुमाई। थोड़ी बदसूरती से उसका क्या मतलब है? क्या वह बोलना जानती है? यान हान ने जब उनकी बातें सुनी तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी भद्दी अभिव्यक्ति हुई और जैसे ही उसने यांग को देखा, उसकी आंखों की गहराई में एक उदास भाव की झलक उभरी। हालांकि जब उसने लियू वेईवेई और यान को देखा तो उसने एक बेहद कोमल मुस्कान प्रकट की और कहा, छोटी बहनें सही कह रही हैं, वरिष्ठ भाई गलत थे। चलो इस सब के बारे में बात न करें और हमारे नीचे मौजूद जानवरों के समूह से निपटें। जब वह यहाँ तक बोला तो उसने यांग की ओर देखा और उदासीनता से कहा, बाद में किनारे पर रहो और जल्दबाजी में मत चलो, अन्यथा अगर तुम मर गए तो हमें दोष मत देना। यांग ने अपना सिर हिलाया। वह अभी कुछ बोलने ही वाला था कि दूर की जमीन जोर से हिलने लगी।
इसके बाद अचानक आसमान में एक बड़ा और घना काला बादल दिखाई दिया, और जब वह थोड़ा पास आया तो यान हान और अन्य लोगों के हाव भाव हिंसक रूप से बदल गए, क्योंकि यह कोई काला बादल नहीं था बल्कि अनगिनत उड़ते हुए डाकबीज थे। यह सिर्फ आसमान ही नहीं था, जमीन पर भी अनगिनत डाकबीज थे और उनका अंत देख पाना असंभव था। इस बार यान हान और अन्य लोगों ने भय के भाव प्रकट किए। अगर यह कुछ 100 या 1000 भी होते तो वे चाहें तो भाग सकते थे, लेकिन अगर यह इतनी संख्या में होते तो उनका तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ भी शायद भागने में असमर्थ होता। हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। जैसे ही उसने डाकबीस्ट्स की भीड़ को देखा जिसने आसमान को काला कर दिया और जमीन को ढक लिया, कैयानयान का चेहरा भयावह रूप से पीला पड़ गया और वह बुदबुदाने लगी। हम वाकई खत्म हो गए हैं सीनियर ब्रदर युआन, इस बार मैं वाकई इन डाकबीस्ट्स द्वारा खाए जाने वाली हूँ। सीनियर ब्रदर युआन, मुझे बचाओ। ठीक इसी समय यान हान और अन्य लोगों से लगभग 60 मीटर दूर एक बहुत बड़ा रॉक आया। रॉक के सिर पर एक आलीशान लबादा पहने एक युवक खड़ा था। यांग ये जब इस युवक को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड मायरीड पर्वतों से आया रहस्यमयी डाकबीस्ट लुओजू था। उत्तरी क्षेत्र। लुओजू ने चट्टान के ऊपर से उदासीनता से कहा। यान हान ने गर्व से पेश आने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। लुओजू ने ठंडी आवाज में कहा, आप सभी प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर क्यों नहीं गए और इसके बजाय मेरे ग्रैंड मायरीड पर्वत पर क्यों आए? लुओजू के सवालिया लहजे को सुनकर यान हान को तुरंत थोड़ा गुस्सा आया। हालांकि उसने भड़कने की हिम्मत नहीं की और अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए उसने कहा, हम यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आए हैं। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी 2 छोटी बहनों को टेलीपोर्ट किए जाने के दौरान एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी और उन्हें ग्रैंड मायरीड पर्वत पर टेलीपोर्ट किया गया था। इसलिए हम उन्हें खोजने आए हैं। कोई बुरी मंशा नहीं। लुओजू के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और उसने कहा, एक ही दिन की छोटी सी अवधि में मेरे ग्रैंड मायरीड पर्वतों के 1000 से ज्यादा किंग ग्रैंड डाकबीस्ट मारे गए। मुझे लगता है कि आपके सभी स्थानिक छल्लों में सैकड़ों किंग ग्रैंड के नकोर हैं, है ना? बिना किसी बुरी मंशा के और सिर्फ किसी की तलाश में यहाँ आने का मतलब यही है। यान हान को उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने जो किया है उस पर वास्तव में ध्यान दिया जाएगा, न ही उसने कल्पना की थी कि ग्रैंड मायरीड पर्वत उनका पीछा करने के लिए इतने सारे डाकबीस्ट भेज देंगे। उसका दिल तुरंत कांप उठा और फिर उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली। उसके बाद उसकी नजर लियू वेई पर पड़ी। उसकी नजर थोड़ी झपकती रही जबकि वह लंबे समय तक हिचकिचाता रहा और फिर उसने एक गहरी सांस ली क्योंकि उसने अपने दिल में फैसला किया था। जब उसने देखा कि यान हान चुप है तो लुओजू की निगाहें बर्फीली हो गईं और उसने कहा, चूंकि तुम बोलने से इनकार करते हो तो तुम सभी को अपनी जान से कीमत चुकानी होगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया वह डाकबीस्ट्स की भीड़ को हमला करने का आदेश देने वाला था। हालांकि ठीक इसी समय यान हान ने अचानक अपनी हथेली को पलटा और फिर एक ताबीज हवा से प्रकट हुआ और फिर यान हान की आकृति रहस्यमय तरीके से उसी स्थान पर गायब हो गई। यह दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया और इसमें लुओजू भी शामिल था। वह ऐसे ही गायब हो गया। यह एक रैंडम टेलीपोर्टेशन तावीज है। ठीक इसी समय स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों में से किसी ने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वरिष्ठ भाई यान हान के पास वास्तव में एक रैंडम टेलीपोर्टेशन तावीज है। हाँ, इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि उसने वास्तव में खतरे के सामने हम सभी की पूरी तरह से उपेक्षा की और वह हमसे कुछ भी कहे बिना भाग गया। हाँ, कैयानयान को थोड़ा अविश्वास हुआ और उसने कहा, वरिष्ठ भाई कटुई, वह कुत्ता यान वास्तव में ऐसा इंसान है? वह बकवास कचरा है। सोचिए कि मैंने उसे इतने सालों तक अपना वरिष्ठ भाई कहा और उसके लिए खाना भी बनाया। कितना क्रोधजनक है। वेई, यह सौभाग्य की बात है कि तुमने कभी उसका पीछा करने के लिए सहमति नहीं दी, अन्यथा तुम्हें हमेशा इसका पछतावा होता। लियू वेई ने अपना सिर हिलाया जबकि उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। उसे यान हान के बारे में थोड़ी अच्छी धारणा थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जीवन और मृत्यु के क्षण में इस तरह से व्यवहार करेगा। यान हान का अचानक भाग जाना निश्चित रूप से स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के इन शिष्यों के लिए एक बड़ा झटका था। जब वे संप्रदाय में थे, यान हान हमेशा वरिष्ठ भाई की भूमिका निभाने में बहुत अच्छे थे। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह वरिष्ठ भाई जो हमेशा सभी के लिए बेहद अच्छा रहा है, वास्तव में उन्हें छोड़ने और खुद भागने में संकोच नहीं करेगा। यहाँ उपस्थित लोगों में शायद यांग ये ही सबसे समझदार था, क्योंकि उसने यान हान जैसे कई लोगों को देखा था। यान हान को गलत नहीं कहा जा सकता था। आखिर चींटियां भी अपने छोटे से अस्तित्व को खींचना चाहती थी, इंसानों की तो बात ही छोड़िए। बेशक यांग ये अपने दोस्तों को छोड़ने में सक्षम नहीं था। भले ही वह ज्यादातर समय बहुत ही निर्दयी था और उसे स्वार्थी भी कहा जा सकता था, लेकिन वह अपने दोस्तों को छोड़ने में बिल्कुल भी असमर्थ था ताकि वह जीवित रह सके। दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा कोई चाहता है, और एकमात्र महत्वपूर्ण चीज थी एक साफ विवेक।
यांग ये ने चाहे जो भी किया हो, उसने हमेशा एक साफ विवेक बनाए रखने का प्रयास किया। अन्य प्रदेशों के राक्षसी प्रतिभाशाली लोग ऐसे ही होते हैं। लुओ जू ने अपना सिर हल्के से हिलाया और हल्की आवाज में बोला। ठीक इसी समय लियू वेई वेई ने अपनी हथेली को पलटने से पहले एक गहरी सांस ली और उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। उसने कहा, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों, मेरी पुकार पर ध्यान दो। तलवार का गठन करो। यान हान के चले जाने के बाद लियू वेई वेई उनमें सबसे वरिष्ठ हो गई थी, इसलिए उसे सुनने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उनकी आकृतियां लियू वेई वेई के चारों ओर खड़ी हो गईं, इससे पहले कि वे अपनी तलवारें वापस ले लें। उसी समय उनके हाथों में तलवारों से अचानक भयानक तलवार क्यूई की एक लट निकली, और फिर इसने तलवार क्यूई का एक अजीब भंवर बना दिया। अध्याय 279 छोटा सा साथी जागने वाला है। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सदस्य मरने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे, और उनके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा एक धार की तरह बाहर निकल आई। उनके भीतर की गहन ऊर्जा तलवार क्यूई के भंवर में पागलों की तरह उमड़ रही थी। यह तेजी से और तेजी से घूम रही थी और बड़ी होती जा रही थी। इसके अलावा इसके भीतर मौजूद भयानक तलवार क्यूई इतनी तेज थी कि इसे सीधे देखना असंभव था। यांग ये के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी, क्योंकि वह तलवारों की बनी संरचना को देख रहा था। भले ही उसे उनके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वे बहुत शक्तिशाली थे। खास तौर पर तलवारों की संरचना, उसमें निहित भयानक ऊर्जा ऐसी चीज थी जिससे वह भी वास्तव में डरता था। हालांकि जब उन्होंने ग्रैंड मायरीड पर्वत के भीतर डार्कबीस्ट्स की घनी भीड़ का सामना किया, तो यह बेकार था, चाहे तलवार क्यूई का भंवर कितना भी भयानक क्यों न हो। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि रहस्यमय लुओ जू भी यहां मौजूद था। दूसरे शब्दों में, वे मृत्यु से बचने में पूरी तरह असमर्थ थे। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के इन शिष्यों को यह पता था कि वे मृत्यु से बच नहीं सकते, इसलिए उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। बेशक उनके चेहरों पर और भी ज्यादा भय और दुख था। चाहे वह मनुष्य हो या डार्कबीस्ट, यदि संभव हो तो क्या कोई भी जीवित रहना नहीं चाहेगा? लुओ जू ने ठंडी आवाज में कहा जब उसने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सदस्यों द्वारा बनाए गए भंवर आकार की तलवार संरचना को देखा। जब वह हमला करने का आदेश देने वाला था, तो उसकी नजर अचानक अनजाने में यांग ये पर पड़ी, जो स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सदस्यों के पीछे खड़ा था। यांग ये को देखकर लुओ जू ने भौहें सिकोड़ी और फिर उसने कहा, यह तुम हो? स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सदस्य यह सुनकर दंग रह गए, और फिर उन्होंने अपनी आंखों में हैरान भाव के साथ यांग ये को देखा। यांग ये पहले तो दंग रह गया जब उसने लुओ जू को उससे बात करते हुए सुना, और फिर वह फूट फूट कर हंसा। छोटा सा आदमी अभी खुद को नहीं दिखा सकता, इसलिए अगर लुओ जू मेरे खिलाफ कोई चाल चलने का इरादा रखता है तो मैं कैसे भाग सकता हूं? यांग ये ने इस पर और ज्यादा नहीं सोचा। वह आगे बढ़ा, लुओ जू को देखा और फिर उसने कहा, पिछली बार जब हम मिले थे तो तुमने अनगिनत डार्कबीस्ट्स को मेरे चारों ओर घेर लिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी अगली मुलाकात भी ऐसी ही परिस्थितियों में होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन जाएं? लुओ जू ने हंसते हुए कहा, और फिर उसने यांग ये के कंधे पर नजर डाली और फिर कहा, यह कहाँ है? यांग ये ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि लुओ जू किसके बारे में बात कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि डार्कबीस्ट साम्राज्य ने अभी भी छोटे आदमी को निशाना बनाना बंद नहीं किया है? जैसे कि वह जानता था कि यांग ये क्या सोच रहा है, लुओ जू ने आगे कहा, मैं बस इसके बारे में पूछ रहा हूं, और मेरा इसके खिलाफ कोई कदम उठाने का कोई इरादा नहीं है। जब उसने यहां तक बात की तो लुओ जू एक पल के लिए झिझका, फिर उसने कहा, अगर यह संभव है, तो क्या आप इसे बाहर आकर मुझसे मिलने के लिए कह सकते हैं? यांग ये ने लुओ जू की बात सुनकर राहत की सांस ली। अगर लुओ जू ने वाकई छोटे आदमी को निशाना बनाने का इरादा किया था, तो वह खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि यांग ये निश्चित रूप से डार्कबीस्ट्स के इस घने विस्तार के सामने नष्ट हो जाएगा, अगर उसके पास छोटे आदमी के रक्त के दबाव की सहायता नहीं होगी। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं। लुओ जू को इस बात पर गुस्सा नहीं आया। उसने सिर्फ हल्के से सिर हिलाया और फिर यांग ये के बगल में खड़े स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों की तरफ देखा। उसने पूछा, क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं? जब उन्होंने लुओ जू को सुना, तो स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के उन शिष्यों के दिल कांप उठे। यहां तक कि एक मूर्ख भी यह समझ सकता था कि यांग ये और लुओ जू के बीच का रिश्ता साधारण नहीं था। दूसरे शब्दों में, उनका भाग्य शायद यांग ये के हाथों में था। हालांकि जब उन्हें अभी अभी यांग ये का उपहास और मजाक उड़ाने का दृश्य याद आया, तो उनके चेहरों की कड़वाहट और भी बढ़ गई। यांग ये ने भी लुओ जू के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझ लिया था। हालांकि वह समझ गया था कि लुओ जू उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दे रहा था, और लुओ जू उसकी जगह उस छोटे से साथी को सम्मान दे रहा था। अन्यथा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के इन शिष्यों का तो कहना ही क्या, लुओ जू शायद उसे भी खत्म कर देगा। यांग ये ने उनकी ओर देखा और फिर उदासीनता से कहा, वे नहीं हैं। क्या मजाक है?
यांग ये उन लोगों में से नहीं था जो दुश्मनी का बदला दयालुता से चुकाते थे। उन्हें बुराई का बदला बुराई से देना पसंद था। जब उन्होंने यांग ये की बात सुनी तो उनके चेहरे पर तुरंत ही भद्दे भाव आ गए। ठीक इसी समय यांग ये ने अचानक लियू वेई वेई और कैयान यान की ओर इशारा किया और फिर उसने कहा, ये दोनों हैं। लुओ जू ने उनकी ओर देखा और फिर उसने यांग ये की ओर देखा और फिर कहा, तुम तीनों जा सकते हो। यांग ये ने सिर हिलाया। ठीक जब वह जाने वाला था, लियू वेई वेई ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया और कुछ कहने ही वाला था। हालांकि यांग ये ने बोलने से पहले ही अपना सिर हिला दिया और कहा, उनके भाग्य का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय से उन मूर्खों को बचाओ। क्या मजाक है। यांग ये एक दयालु या उदार व्यक्ति नहीं था, और अगर वह उन दो हत्यारों के बारे में चिंतित नहीं होता तो वह डाकबीस्ट्स की अपनी सेना को बुलाता और इन लोगों का सफाया कर देता। इस बीच यान यान ने यांग ये को देखा और कहा, अरे भले ही वे अभी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हों, लेकिन उनकी गलतियों के लिए मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा क्या मेरे डार्लिंग ने उनकी ओर से माफी नहीं मांगी? एक आदमी के रूप में आप इतने तुच्छ नहीं हो सकते, अन्यथा मैं वास्तव में आपको नीची नजर से देखूंगा। यह मेरी गलती है। यांग ये को यान यान के शब्दों के प्रति अत्यधिक घृणा महसूस हुई। अगर यह इस तथ्य के लिए विचार से बाहर नहीं था कि उसने पहले उसकी ओर से बात की थी, तो वह वास्तव में बस जाना चाहता था। मित्र। इस बीच लियू वेई वेई ने कहा, मेरे इन साथी शिष्यों के कार्य और शब्द गलत थे, लेकिन जैसा कि यान यान ने कहा, उनकी गलतियों के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। यदि आप हमारी मदद करें तो हम सभी निश्चित रूप से सदा आभारी रहेंगे। बोलते समय उसने यांग ये को प्रणाम किया। यांग ये ने आह भरी। इस महिला और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वह उसे मदद करने में सक्षम थी। भले ही उसे उस समय इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसके कार्यों ने उसे उसके बारे में अच्छी धारणा दी थी। इसलिए यही कारण था कि वह उसे बचाने के लिए तैयार था। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के इन शिष्यों के लिए। यांग ये ने अपना सिर उठाकर स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्यों की ओर देखा और फिर अचानक कहा, क्या आपको लगता है कि मेरे द्वारा उन्हें बचाए जाने के बाद वे मेरे प्रति आभारी होंगे? लियू वेई वेई दंग रह गई और फिर उसने उनकी तरफ देखा। इस समय भले ही उन्होंने कोई शर्मनाक रूप नहीं दिखाया था, लेकिन उनके चेहरे अभी भी भयावह रूप से पीले थे, जबकि उनकी आंखों में भय और खौफ बिल्कुल भी छिपा नहीं था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण पहलू वह नजर थी जिससे वे यांग ये को देख रहे थे। हाँ, यांग ये की ओर उनकी नजरों में दोषी या याचना करने वाला भाव नहीं था। उनकी आंखों में केवल एक बर्फीली ठंडी अभिव्यक्ति थी, और उनकी ठंडी अभिव्यक्तियों के बीच थोड़ी नाराजगी भी थी। वे उत्तरी क्षेत्र के असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे उत्तरी क्षेत्र के सबसे युवा राजा क्षेत्र विशेषज्ञ थे। उन्होंने अनगिनत प्रकार की महिमा का आनंद लिया, फिर भी उनका भाग्य वास्तव में प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के एक प्रखर व्यक्ति के हाथों में था। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? प्रतिभाशाली लोगों में सबसे कम कमी होती है अभिमान की। इसलिए चाहे जीवन और मृत्यु का क्षण ही क्यों न हो, उन्होंने यांगी से सहायता की उम्मीद नहीं की। लियू वेई वेई ने जब उनके हाव भाव देखे तो आह भरी, और फिर वह यांग ये की ओर देखने लगी और फिर बोली, चिंता मत करो, मैं उन्हें दयालुता का बदला शत्रुता से नहीं चुकाने दूंगी। कृपया। यांग ये ने कुछ देर तक लियू वेई वेई को देखा, फिर उसने लुओ जू को देखा, और फिर लुओ जू ने तुरंत उदासीनता से कहा, आप उन सभी की रक्षा करने का इरादा रखते हैं? यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, इसमें कोई मदद नहीं हो सकती, मैं उसका एहसानमंद हूं। लालची होना अच्छा नहीं है। लुओ जू ने यांग ये की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अगर मैं जाना चाहूं तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। यांग ये ने लुओ जू की नजरों से नजरें मिलाई और उदासीन स्वर में बोला। ये शब्द पूरी तरह से एक धोखा थे। अगर छोटा लड़का जाग गया होता तो लुओ जू निश्चित रूप से उसे जाने से नहीं रोक पाती। लेकिन समस्या यह थी कि छोटा लड़का नहीं जागा था। लुओ जू ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि वह यांग ये के शब्दों से बेहद नाराज था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह यांग ये को रोकने में असमर्थ था, जबकि वह रहस्यमयी छोटा सा साथी यांग ये के साथ था। यह इस हद तक था कि अगर रहस्यमयी छोटा सा साथी स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के उन शिष्यों के साथ मिल गया, तो यह निश्चित रूप से आसपास के डाकबीस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होगी। जब उन्होंने लुओ जू को चुप होते देखा, तो स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों के दिल सिकुड़ गए थे। वे अंत में मरना नहीं चाहते थे। बेशक अगर जीना संभव होता तो क्या कोई मरने को तैयार होता? हालांकि इस समय वे सिर्फ इसलिए मौत से बच नहीं सकते थे क्योंकि वे ऐसा करना चाहते थे। उनका भाग्य पूरी तरह से लुओ जू के हाथों में था। इसलिए जब उन्होंने लुओ जू को चुप होते देखा तो वे चिंतित हो गए। जहां तक जू के चुप हो जाने और झिझकने का सवाल है, तो वे अनजाने में इस महत्वपूर्ण बिंदु को भूल गए थे। दरअसल यांग ये भी इस समय थोड़ा घबराया हुआ था। अगर लुओ जू ने वाकई उनके खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसके लिए बस पीछे मुड़कर भागना ही सही था, क्योंकि वह अपने साथ छोटे से साथी के बिना डाकबीस्ट्स की घनी भीड़ का विरोध नहीं कर सकता था।
लियू वेईवेई और कैयानयान के लिए उनके हाथों से ठंडा पसीना भी निकल रहा था। इस समय उन्होंने यह नहीं सोचा कि लुओ जू यांग ये को क्यों परेशान कर रहा था, और यह सिर्फ वे ही नहीं थे, यहाँ तक कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने भी इस बारे में नहीं सोचा था। इस समय वे केवल एक ही चीज के बारे में सोच रहे थे, और वह यह कि क्या वे मृत्यु से बच सकते हैं। थोड़ी देर बाद लुओ जू ने यांग ये को देखा और कहा, तुम प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे हो। यांग ये दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि लुओ जू ने अचानक यह सवाल क्यों पूछा, लेकिन उसने इसे छिपाया नहीं और सिर हिलाकर कहा, मैं ऐसे भव्य आयोजन का गवाह कैसे नहीं बन सकता। यह सुनकर लुओ जू अचानक मुस्कुराया और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं अभी उनकी जान नहीं लूंगा। हम प्राचीन युद्ध के मैदान में फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम उस समय मुझे और भी ज्यादा असाधारण आश्चर्य दे पाओगे। आप भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे हैं? यांग ये ने बोलते हुए भौहें सिकोड़ी। बेशक, लुओ जू ने कहा, यह पूरे महाद्वीप का एक भव्य आयोजन है, इसलिए मेरा डाकबीस्ट साम्राज्य इसमें शामिल कैसे नहीं हो सकता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लुओ जू ने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों की ओर देखा और कहा, यदि आप 4 घंटे के समय में ग्रैंड मायरीड पर्वत नहीं छोड़ते हैं तो हमेशा के लिए मत छोड़ो। याद रखें, ग्रैंड मायरीड पर्वत अन्य क्षेत्रों के लोगों का स्वागत नहीं करता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह यहाँ और अधिक नहीं रुका और उसने अनगिनत डाकबीस्ट्स को ज्वार की तरह पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सदस्यों ने तुरंत राहत की सांस ली जब उन्होंने लुओ जू को डाकबीस्ट्स को दूर ले जाते देखा। कोई बात नहीं, उन्हें आखिरकार घर से बहुत दूर एक जगह पर मरना नहीं पड़ा। धन्यवाद। इस बीच लियू वेईवेई ने यांग ये को देखा और वह बोल रही थी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने दूसरे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सदस्यों को देखा और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने पहले मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने अब आपकी मदद की है। हम अब भी बराबर माने जा सकते हैं। ठीक है, जैसा आपने कहा, मुझे उम्मीद है। जब उसने यहाँ तक कहा तो यांग ये की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसके बाद उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ठीक उसी पल उसने महसूस किया था कि प्रकाश की बैंगनी दीवार जिसने छोटे से साथी को ढक रखा था, अचानक कांपने लगी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वह छोटा सा लड़का जागने वाला था। अध्याय 280 दयालुता का बदला बुराई से चुकाना। मेरे पास अन्य काम है, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। जब उसने देखा कि छोटा लड़का जागने वाला है तो यांग ये यहाँ और नहीं रुकना चाहता था और जाने का इरादा रखता था। फिलहाल वह बस एक शांत जगह ढूंढना चाहता था और छोटे लड़के के जागने का इंतजार करना चाहता था। महिलाएं स्तब्ध थीं। हालांकि जब वे कुछ कहने ही वाली थीं तो उनके पीछे खड़े स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के अन्य 6 शिष्य यांग ये को घेरने के लिए दौड़ पड़े, जो जाने ही वाली थी। यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि वे उसे घेर रहे हैं। उसने उन 6 लोगों पर नजर डाली और फिर उपहास करते हुए बोला, क्या तुम्हारा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ऐसे व्यवहार करता है जैसे किसी ने तुम्हारी जान बचाई हो? तुम सब क्या कर रहे हो? इस बीच लियू वेईवेई यांग ये के पास चली गई और फिर उसने अपने इन साथी शिष्यों को गुस्से से घूरा। जाहिर है, उनकी हरकतों ने उसे क्रोधित कर दिया था। वरिष्ठ बहन लियू, इस मामले में हस्तक्षेप मत करो। उन 6 लोगों में से एक थोड़ा मोटा आदमी धीमी आवाज में बोला। हम स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों को आज बहुत अपमान सहना पड़ा। अगर वह इसकी खबर फैला देता तो हमारा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय पूरे प्रोफाउंड महाद्वीप में हंसी का पात्र बन जाता। उस समय हम सभी ने संप्रदाय के खिलाफ अपराध किया होगा। बिल्कुल, अगर दूसरे प्रदेशों के सदस्यों को पता चल जाता कि हमने वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र के प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के पुजारी पर भरोसा किया है कि वह हमारी ओर से दलील देगा और हमारी जान बचाएगा, तो हम न केवल स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को शर्मिंदा करेंगे, बल्कि हम पूरे उत्तरी क्षेत्र को भी शर्मिंदा करेंगे। इसलिए उसे जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वह प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में एक प्रगाढ़ व्यक्ति है और वह दक्षिणी क्षेत्र जैसी घटिया जगह से भी है। मैं शुरू से ही उससे परेशान था, इसलिए वह मौत का हकदार है। चूंकि वे दक्षिणी क्षेत्र में आने में सक्षम थे, इसलिए यह उनकी क्षमता और ताकत को साबित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त था, और यह ठीक इसी वजह से था कि जब उन्हें जीवित रहने के लिए यांगे पर निर्भर रहना पड़ा तो वे अपमानित महसूस करेंगे। उनकी नज़र में प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में एक प्रखर व्यक्ति चींटी से अलग नहीं था, लेकिन उन्होंने अभी जीवित रहने के लिए एक चींटी पर भरोसा किया था। वे जो दक्षिणी क्षेत्र के असाधारण प्रतिभाशाली होने का दावा करते थे, वे ऐसा कुछ कैसे सहन कर सकते थे? तो जिस समय लुओ जू चला गया था, उन्होंने बहुत ही चुपचाप यांग ये के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया था। जैसे ही उसने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के उन शिष्यों को देखा जिन्होंने अपनी हत्या की मंशा को बिल्कुल भी नहीं छिपाया था, यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने लियू वेईवेई को देखा जो बोलने वाला था और कहा, देखो, ज्यादातर समय किसी को भी अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के तुम सभी शिष्य वास्तव में कचरा हो। सबसे पहले तुम्हारा वह वरिष्ठ भाई तुम सभी को छोड़कर चला गया,
अब ये कृतघ्न साथी उस व्यक्ति के खिलाफ काम करने का इरादा रखते हैं जिसने उनकी जान बचाई थी। काश अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मुझे उन्हें उन डाकबीस्ट्स का भोजन बनने देना चाहिए था। तुम क्या सोचते हो, अब तुम्हें इसका पछतावा है? थोड़े मोटे युवक ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम उस रहस्यमयी शेपशिफ्टेड डाकबीस्ट से बातचीत करने में सक्षम क्यों हो, लेकिन अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें आज यही मरना है। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुम हम 6 में से किसी एक को चुन सकते हो। जब तक तुम 3 चालों में जीवित रह सको और हम 6 में से हर एक के सामने 10 बार झुक सको, तब मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ठीक है। हाहा। अन्य शिष्यों ने जब उसकी बात सुनी तो वे तुरंत जोर से हंस पड़े, और वे अत्यंत अहंकारी और आत्मसंतुष्ट तरीके से हंसे। हुआंग यान, क्या तुम सच में इस तरह से काम करने का इरादा रखते हो? लियू वेईवेई ने थोड़े मोटे युवक को देखा, जबकि उसकी नज़र थोड़ी ठंडी हो गई थी। हुआंग यान नामक थोड़ा मोटा युवक लियू वेईवेई से थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, और उसने तुरंत अपने चेहरे पर अभिमानी भाव को नियंत्रित किया और फिर कहा, वरिष्ठ बहन लियू, हम सभी वास्तव में आपका सम्मान करते हैं, और हम आपके इरादों के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि यह हमारे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय और उत्तरी क्षेत्र की प्रतिष्ठा से संबंधित है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ बहन लियू इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। हम 6 लोग स्वाभाविक रूप से माफी मांगेंगे और यहां से जाने के बाद वरिष्ठ बहन लियू से सजा की मांग करेंगे। लियू वेईवेई ने आह भरी और फिर उसने कहा, हुआंग यान, तुम मूर्ख नहीं हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने ध्यान नहीं दिया? क्या नोटिस किया? हुआंग यान ने भौहें सिकोड़ी। लियू वेईवेई ने अपना सिर हिलाया, और फिर उसने थोड़ी निराशा के साथ हुआंग यान की ओर देखा। फिर उसने कहा, जब से डाकबीस्ट की सेना ने हमें घेर लिया था, तब से लेकर जब तक तुम 6 ने उसे घेर नहीं लिया, तब तक उसका चेहरा शुरू से लेकर आखिर तक बेहद शांत रहा है। उसने घबराहट या डर का एक भी निशान नहीं दिखाया है। क्या यह सामान्य है? इसके अलावा पहले वाला रहस्यमयी शेपशिफ्टेड डाकबीस्ट उसे क्यों मुंह दिखाएगा? वह तो सिर्फ पहले स्वर्ग के दायरे में एक प्रखर विद्वान है, तो वह अकेले ग्रैंड मायरीड पर्वत के केंद्रीय क्षेत्र की यात्रा करने की हिम्मत क्यों करेगा? क्या तुमने इस सब के बारे में सोचा है? लियू वेईवेई ने यांग ये के सामने यह सब कहा था, और उसने यह बात उससे बिल्कुल भी नहीं छिपाई थी। इसलिए यह सब सुनकर यांग ये की नजरें उसकी ओर बदल गई थीं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने इस महिला को थोड़ा कम आंका था। हुआंग यान और अन्य 5 शिष्य चुप हो गए। वे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने अभी उन डाकबीस्ट्स के कारण यह सब अनदेखा कर दिया था, लेकिन अब जब लियू वेईवेई ने इसका उल्लेख किया था, तो उन्होंने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और पाया कि यह वास्तव में असामान्य था। एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के खोजकर्ता ने ग्रैंड मायरीड पर्वत के मध्य क्षेत्र में गहराई तक जाने का साहस किया और उन सभी का सामना करते हुए बिना किसी घबराहट या डर के रह गया जो राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहादुर था, या शायद इसलिए क्योंकि उसके पास कोई चौंकाने वाला ट्रम्प कार्ड था? थोड़ी देर बाद हुआंग यान की आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा, और उसने कहा, चाहे उसके पास कोई भी तुरुप का पत्ता क्यों न हो, वह केवल प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में है, और उसके पास हमारे सामने वापस लड़ने की क्षमता भी नहीं है। अगर हम उसे अभी खत्म नहीं करते हैं, तो अगर वह आज यहाँ जो हुआ उसे उजागर कर देगा तो हम खत्म हो जाएंगे। हमला करो, देखता हूँ कौन ऐसा करने की हिम्मत करता है। ठीक इसी समय लियू वेईवेई ने अपनी हथेली घुमाई और उसकी तलवार उसके हाथ में आ गई, इससे पहले कि वह उसे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के उन शिष्यों की ओर तानती। वरिष्ठ बहन लियू, आप दक्षिणी क्षेत्र से आए एक कूड़े के टुकड़े के लिए हमारे खिलाफ कदम उठाने का इरादा रखती हैं, जिसका आपसे कोई संबंध नहीं है। हुआंग यान के चेहरे पर थोड़ी भद्दी अभिव्यक्ति थी जब वह धीमी आवाज में बोल रहा था। लियू वेईवेई ने हुआंग यान पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उसने इसके बजाय यांग ये से कहा, चले जाओ, जल्दी से। मैं उन्हें रोक दूंगी। क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? यांग ये ने उसकी ओर देखते हुए आह भरी। अतीत में उसे विश्वास नहीं था कि दुनिया में एक विशुद्ध रूप से दयालु व्यक्ति मौजूद है, क्योंकि उसने कभी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था। चाहे वह एल्डर म्यू हो, उसका गुरु लिनशान, सुकिंग शी, या किन जियू, वे सभी केवल उसकी प्राकृतिक प्रतिभा या अन्य लाभों के कारण उसके संपर्क में आए थे। इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि दुनिया में एक विशुद्ध रूप से दयालु व्यक्ति मौजूद है। हालांकि इस महिला से सामना होने के बाद उसके विचार हिल गए। कहने की जरूरत नहीं है, भले ही उसे महिला की मदद या सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसने यांगे को एक अजीब एहसास दिलाया। यह पसंद या प्यार की भावना नहीं थी, और उसे बस लगा कि यह महिला उसकी दोस्त बन सकती है। एक व्यक्ति को जीवन भर कई तरह के लोगों से सामना तो करना ही पड़ता है। इनमें से कई लोग उसके दोस्त बन जाते हैं, लेकिन कई लोग तो बस राहगीर बन जाते हैं। लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसे उसकी जिंदगी में राहगीर नहीं बनना है, या यूं कहें कि वह नहीं चाहता था कि वह उसकी जिंदगी में राहगीर बने। जी हाँ, हर व्यक्ति का एक ऐसा मित्र होना चाहिए जो उसके रूप, स्थिति या धन से कोई फर्क न डाले। यांग ये ने गहरी सांस ली और फिर अपना सिर हिलाया और हंसा। उसने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के उन शिष्यों की अनदेखी की और लियू वेईवेई को देखा और कहा, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें।
साउथपीस सिटी से यांग ये। जब उसने ये शब्द कहे तो उसे अचानक लगा कि उसका पूरा शरीर हल्का हो गया है। उसके बाद उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और उसकी आंखें आश्चर्य और सुखद आश्चर्य से भर गईं। जब तलवार दाव की बात आती थी तो यांग ये हमेशा साहसपूर्वक आगे बढ़ता था और उसने कभी भी हिचकिचाहट या हार नहीं मानी थी। जब प्यार की बात आई तो वह हिचकिचाया और हीनता की भावना भी महसूस की। हालांकि बाद में वह बदल गया था। इसलिए उसने सु किंगशी से अपने प्यार का जोर से इजहार करने की हिम्मत की और उसने जोर से वादा किया कि वह भविष्य में उसे पाने के लिए तलवार संप्रदाय में आएगा। उस बदलाव ने उसकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद की थी और इसने उसके तलवार इरादे को चौथे स्तर पर आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। यह वह समय भी था जब यांग ये ने एक सिद्धांत को समझा था। वह सिद्धांत यह था कि चाहे वह प्यार हो, दोस्ती हो या तलवार दाव, व्यक्ति को साहसपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी संकोच या हार नहीं माननी चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी को स्नेह महसूस होता है तो उसे उसके बारे में बोलना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। इसे और भी सरल शब्दों में कहें तो किसी को अपने दिल में चल रहे विचारों का सामना बिना किसी रोक टोक के करना चाहिए। जब दुश्मन का सामना करना पड़ता है तो चूंकि दुश्मन ने आपको दर्द पहुंचाया है तो आपको दुश्मन को और भी ज्यादा दर्द पहुंचाना चाहिए। जब ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ता है जिसे आप पसंद करते हैं तो स्नेह स्नेह ही होता है। इसे छिपाने या दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है और इसे जोर से घोषित किया जाना चाहिए। ठीक इसी क्षण की तरह वह उससे दोस्ती करना चाहता था, इसलिए उसने बोलने में संकोच नहीं किया। बेशक यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि उसने अभी अभी उस पल में अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझी थी और वह यह थी कि उसे अपने दिल में छिपे इरादों का सामना करना चाहिए। क्योंकि वह यह समझ गया था, उसने देखा कि उसने उन शब्दों को बोलने के बाद तलवार के इरादे का 5वां स्तर प्राप्त कर लिया था। हाँ, अब वह तलवार इरादे के 5वें स्तर को प्राप्त कर चुका था। तलवार का इरादा एक अवास्तविक और अलौकिक चीज थी। इसे सुधारने के लिए कोई विधि या तकनीक नहीं थी और इसे सुधारने का केवल एक ही तरीका था, किसी की मानसिक स्थिति में सुधार। केवल किसी की मानसिक स्थिति में सुधार या परिवर्तन ही तलवार के इरादे को उसके साथ बेहतर बनाने की अनुमति देगा। हालांकि मानसिक स्थिति में सुधार करना तलवार के इरादे से भी अधिक कठिन था। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के वे शिष्य दंग रह गए। क्या यह आदमी पागल हो गया है? वह वास्तव में अब अपना परिचय दे रहा है, लेकिन उसका नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? लियू वेईवेई भी दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये इस समय वास्तव में उसे अपना परिचय देगा। वह क्या करने का इरादा रखता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी जिस स्थिति में है उसके बारे में उसे पता नहीं है? इस समय लियू वेईवेई के मन में यांग ये को पीटने का आवेग आया। अरे, क्या तुम डर से पागल हो गए हो? इस बीच कै यान यान ने अचानक यांग ये के कंधे पर थपथपाया और कहा, यह पहले से ही ऐसा समय है, फिर भी तुम जल्दी से भाग नहीं रहे हो बल्कि अपना परिचय दे रहे हो। यांग। जब उसने यहाँ तक कहा तो उसने अचानक अविश्वास के साथ यांग ये को देखा और फिर उसके मुंह के कोनों में थोड़ी सी हलचल हुई जब उसने कहा, आप दक्षिणी क्षेत्र से आए वह यांग ये हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अर्ध तलवार सम्राट है, जिसने चौथे स्तर की तलवार मंशा को समझ लिया है और प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लिया है। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो अन्य शिष्य तुरंत दंग रह गए और फिर उनकी निगाहें यांग ये की ओर आश्चर्य और घबराहट से भर गईं। यांग ये वास्तव में काफी प्रसिद्ध थे, क्योंकि उनके पास 4th लेवल स्वॉर्ड इंटेंट और प्रबुद्ध तलवार हृदय था। विशेष रूप से प्रबुद्ध तलवार हृदय, क्योंकि पूरे दक्षिणी क्षेत्र की बात तो दूर, यह पूरे प्रोफाउंडर महाद्वीप में भी असाधारण रूप से दुर्लभ था। किसी भी मामले में, भले ही यह स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के इतिहास में था, केवल एक ही व्यक्ति ने 20 वर्ष की आयु से पहले प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त किया था। वह व्यक्ति स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का संस्थापक पूर्वज था। इसके अलावा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के बाद स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के एक भी शिष्य ने 20 वर्ष की आयु से पहले प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त नहीं किया था। फिर भी अब एक उनके सामने प्रकट हुआ था। आश्चर्य महसूस करने के बाद लियू वेईवेई और कैयानयान के अलावा अन्य 6 शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और उन सभी ने एक दूसरे की आंखों में भयानक हत्या की मंशा देखी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।